हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड एनसीईआरटी फैक्ट्स में। तो हमारा आज का टॉपिक है 11th एनसीईआरटी विश्व इतिहास। और ये विश्व इतिहास से आज हम लोग करने वाले हैं पूरे 200 एमसीक्यू। तो पूरे 200 महत्वपूर्ण एमसीक्यू करने वाले हैं। आपका एनसीईआरटी का बुक विश्व इतिहास के भी कुछ विषय इससे आप परिचित ही होंगे, उम्मीद है, तभी आप इस वीडियो को क्लिक भी किए हैं। और ये जरूरी किसके लिए है? तो जैक बोर्ड के लिए विशेषकर, जो कि 11 का एग्जाम होता है। इसके साथ जो बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, रेलवे, एसएससी, जेपीएससी, जेएसएससी, इसमें भी विश्व इतिहास से अगर कुछ प्रश्न आपके जहां भी पूछे जाते हैं वहां ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आपके पास यही है आज हमारे लिए, जिसमें हम लोग 200 क्वेश्चन को कवर करेंगे। आपको समय जरूर लगेगा। तो चलिए, अगर आप चैनल में अब तक नए हैं तो ज़रूर आप जुड़ जाएं और जुड़कर हमारे इस YouTube परिवार का एक हिस्सा बने। और इसमें आप प्लेलिस्ट आप चेक करें और चेक करके आप देखें कि इस परिवार में आपको क्या कुछ मिल सकता है, नहीं मिल सकता है, आपको ज़रूर पता चलेगा। और उम्मीद है आप लाभान्वित होंगे भी, आपको इस परिवार में बहुत कुछ मिलेगा। तो ये रहा आपके एनसीईआरटी बुक का जो पहला प्रीफेस है। तो कक्षा 11 के लिए इतिहास की पाठ्य पुस्तक एनसीईआरटी छापती है। और इसमें क्या क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें हम लोग मुख्य रूप से देखते हैं क्या, तो प्रारंभिक समाज, ये है आपका अनुभाग 1, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, 6 लाख से 1 लाख ईसा पूर्व तक लेखन कला और शहरी जीवन का अध्ययन करते हैं। अध्याय 2 में साम्राज्य के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें 1000 ईसा पूर्व से 1300 ईस्वी तक 3 महाद्वीपों में फैला साम्राज्य। फिर यायावर साम्राज्य यानी मंगोलों के बारे में पढ़ते हैं, रोमन साम्राज्य के बारे में पढ़ते हैं। फिर है बदलती परंपराएं, जिसमें 3 वर्ग यानी यूरोप के समाज का जो सामाजिक वर्गीकरण है उसके बारे में पढ़ते हैं। बदलती सांस्कृतिक परंपराएं और कितना बदलाव हुआ, ये सब हम लोग पढ़ते हैं। उसके बाद मूल निवासियों का विस्थापन, जिसमें ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के बारे में पढ़ते हैं। आधुनिकीकरण के रास्ते, जिसमें हम लोग औद्योगिकरण और महत्वपूर्ण वैज्ञानिक खोजों के बारे में पढ़ते हैं। तो ये रहा आपका ये 7 पाठ। तो ये 7 पाठ को हम लोग महत्वपूर्ण रूप से हम लोग अच्छे तरीके से हम लोग अध्ययन करेंगे। और इसका जो आज हमारा पहला सवाल है ये आपके सामने है। तो पहला सवाल ये रहा। क्या है सवाल वो हम लोग देख लें। सवाल कहता है कि मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा क्या थी? मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा, ऑप्शंस आपके सामने क्या क्या है, सुमेरियन, अरामाइक, अक्कादी या असीरियन। तो मेसोपोटामिया की सबसे पहली ज्ञात भाषा जो है वो क्या है, तो वो आपका सुमेरियन है। तो ये रहा आपका सही जवाब। सही जवाब को हम लोग सर्कल या फिर रेक्टेंगल हम लोग बनाते चलेंगे। तो मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा सुमेरियन थी। मेसोपोटामिया वर्तमान इराक को कहते हैं। मेसोपोटामिया की सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक मानी जाती है। अगला प्रश्न आपके पास, क्वेश्चन नंबर 2। सवाल यहाँ कहता है कि मेसोपोटामिया के महत्वपूर्ण नदियां कौन सी थी? कोई भी सभ्यता विकसित होता है तो किसी न किसी नदी के किनारे ही विकसित होता है। तो ऑप्शंस आपके पास है दजला और फरात, गंगा और यमुना, नील नदी और फरात, मिसिसिपी और राइन। तो यहाँ इसका जो सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का, वो क्या है, तो वो है दजला और फरात। दजला और फरात, इन दोनों नदियों के अगल बगल ही मेसोपोटामिया की सभ्यता विकसित हुई है। बाकी नील नदी के किनारे नील मिस्र की सभ्यता विकसित हुई है। गंगा नदी के किनारे वैदिक सभ्यता विकसित हुई है। और ये मिसिसिपी और राइन जो आपको नजर आ रहा है, राइन तो यूरोप का है और मिसिसिपी आपका अमेरिकन नदियां हैं। तो इसका तो कोई लॉजिक बनता ही नहीं है। अगला सवाल, विद्वानों के अनुसार लेखन कला का सबसे पहला विकास कहाँ हुआ? चीन में, अमेरिका में, मेसोपोटामिया में या भारत में? तो सबसे पहले लेखन कला का अगर विकास कहीं हुआ है तो वो जगह कौन सा है? तो वो जगह आपका मेसोपोटामिया है। हम लोग पढ़ भी रहे हैं मेसोपोटामिया सभ्यता के बारे में। तो ये आपका मेसोपोटामिया ही आपका सही होगा, जो कि वर्तमान इराक को कहा जाता है। अगला प्रश्न, बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता कौन था? तो बेबीलोन वर्तमान में हैंगिंग गार्डन यानी झूलते बगीचे के लिए प्रसिद्ध है। बेबीलोनी सभ्यता का भी एक नाम है। तो बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता का नाम क्या था? एनली, मर्दुक, ईस्टर या सूर्य? तो बेबीलोन के जो प्रमुख देवता का नाम वो क्या है, तो वह है आपका मर्दुक, यानी आपको याद रखना है मर्दुक बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता। अगला सवाल, सवाल नंबर 5 है। सवाल कहता है कि सुमेरियन के बाद किस भाषा का प्रयोग हुआ? तो मेसोपोटामिया सभ्यता की पहली ज्ञात भाषा कौन? तो सुमेरियन। सवाल है कि सुमेरियन के बाद कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ? अक्कादियन, अंग्रेजी, फारसी या अरबी? तो देखिए, आप ऑप्शन काट के भी इसे बना सकते हैं। इसका सही जवाब क्या है? तो सही जवाब आपका अक्कादियन है। बाकी जो भाषाएं हैं वो तो बाद की भाषाएं हैं, उतनी पुरानी भाषाएं नहीं हैं। तो इस प्रकार हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सही जवाब हो जाएगा अक्कादियन। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मेसोपोटामिया नाम भाषा के किन 2 शब्दों से मिलकर बना है? मेसोपोटामिया जो नाम है वो किन 2 शब्दों से मिलकर बना है? मेसोस और पोटामा, मेसोस और फरात,
मेसोस और पोटेमोस या इनमें से कोई नहीं। तो बस इसका संधि विच्छेद आपको पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब मेसोस और पोटेमोस शब्द से मिलकर बना है। कौन सा शब्द? तो ये शब्द का नाम है मेसोपोटामिया। अगला प्रश्न आपके लिए क्वेश्चन नंबर 7। सवाल कहता है कि झूलते बाग की सभ्यता की देन है। अभी आपको हैंगिंग गार्डन बताया गया था, हैंगिंग गार्डन के नाम से अभी बताया गया था। तो माया सभ्यता, बेबीलोन सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता या मिस्र सभ्यता। तो झूलते बाग की सभ्यता की देन है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सही जवाब है बेबीलोन। बेबीलोन सभ्यता का एक महत्वपूर्ण विरासत जो अभी भी है, या फिर जो जिसके लिए पूरी दुनिया में बेबीलोन फेमस है, वह है बेबीलोन का हैंगिंग गार्डन यानी झूलता हुआ बगीचा। ऐसे बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु भी हुई थी। ये जानकारी आप ऐड कर सकते हैं अपने नॉलेज बैंक में। अगला सवाल, मेसोपोटामिया सभ्यता के लोगों की लिपि क्या थी? तो हर एक भाषा की एक स्क्रिप्ट होती है, जैसे हिंदी की देवनागरी, अंग्रेजी की रोमन। इसी प्रकार मेसोपोटामिया के लोगों की लिपि क्या थी? देवनागरी, किलाकार, चित्रात्मक या सैंधव। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा किलाकार। मेसोपोटामिया के लोगों की जो लिपि थी उसे जो का नाम दिया गया है वह नाम है किलाकार। बाकी देवनागरी हिंदी की लिपि है। चित्रात्मक लिपि आपका कोई सभ्यता का है, जैसे भाव चित्रात्मक लिपि आपका हड़प्पा सभ्यता से मिलती जुलती है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9। सवाल है, निम्नलिखित में से विश्व की प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है? विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता, सबसे पुरानी ज्ञात जो अब तक पता है हमें, मिस्र, चीन, सिंधु घाटी या मेसोपोटामिया। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का? तो वो जवाब है मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया की सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता है। और बाकी ये चारों जो सभ्यताएं हैं ये प्राचीनतम ही है, लेकिन सबसे प्राचीन जो है वो मेसोपोटामिया की सभ्यता है, जिसमें मिस्र की सभ्यता अफ्रीका से रिलेटेड, चीन की सभ्यता चाइना से रिलेटेड, सिंधु घाटी की सभ्यता भारत से संबंधित है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 10। सवाल यहां कहता है, मेसोपोटामिया सभ्यता में प्रेम और युद्ध की देवी किसे कहा गया? तो प्रत्येक सभ्यता में कुछ देवी देवताओं की पूजा की जाती है। तो यही मेसोपोटामिया सभ्यता में प्रेम और युद्ध की देवी किसे कहा गया? इन्नाना, दार, सरस्वती या एनलिन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? उम्मीद है आप गेस कर लिए होंगे। इसका सही जवाब क्या है? इन्नाना। और भारतीय वैदिक सभ्यता में युद्ध की देवी, युद्ध नहीं, भारतीय वैदिक सभ्यता में ज्ञान की देवी कहा जाता है किन्हें? तो सरस्वती माता। अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 11। सवाल कहता है, किसकी सहायता से कुम्हार एक जैसे बर्तन सरलतापूर्वक बना लेता था? चाक, रेत, मिट्टी या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, रेत और मिट्टी से बर्तन बनता है, एक ही जैसा बने जरूरी नहीं है। जरूरी है उसके लिए क्या? तो वो है आपका चाक। तो चाक जो है किस सभ्यता की देन है? तो वो मेसोपोटामिया सभ्यता की देन है। ये सवाल आपसे घुमा के इस प्रकार भी पूछा जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि सवाल का प्रकृति क्या और क्या क्या हो सकता है। अगला प्रश्न, मेसोपोटामिया से प्राप्त प्रथम पट्टिका कितनी पुरानी है? जो पहली पट्टिका प्राप्त हुई वो कितनी पुरानी है? 3200 ईसा पूर्व, 3500 ईसा पूर्व, 4000 ईसा पूर्व, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 12 का इसका सही जवाब है आपका 3200 ईसा पूर्व। सबसे पहली ज्ञात पट्टिका कितनी पुरानी है? 3200 ईसा पूर्व पुरानी है। अगर कहेंगे अभी से कितना पुरानी है, तो अभी इधर आपका हो गया 2000 साल और उधर आपका हो गया कितना साल? तो 3200 साल। तो जोड़िएगा तो कितना पड़ेगा? तो अभी से 5200 साल पुरानी और ईस्वी में 3200 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न, मेसोपोटामिया की सभ्यता में नगरों का निर्माण कब आरंभ हुआ? तो मेसोपोटामिया की प्रथम पट्टिका तो 3200 ईसा पूर्व है। प्रथम नगरों का निर्माण 3000 ईसा पूर्व, 3500 ईसा पूर्व, 3900 ईसा पूर्व या 4100 ईसा पूर्व। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर ये आपका है 13। तो इसका सही जवाब है 3000 ईसा पूर्व। इसका मतलब ये हुआ कि प्रथम पट्टिका मिलने के 200 साल बाद ही नगरों का निर्माण आरंभ हो गया। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14। व्यापार के लिए विश्व मार्ग के रूप में किसको प्रधानता मिली? गंगा नदी, नील नदी, फरात नदी या पीली नदी। तो व्यापार के लिए विश्व मार्ग के रूप में कौन सा नदी को प्रधानता उस समय सभ्यताओं के टाइम में मिला? तो यह है आपका क्वेश्चन नंबर 14। तो जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं जिस सभ्यता के बारे में, ये सभ्यता विकसित हुई है दजला और फरात के किनारे, इसीलिए आपका ऑप्शन भी आपका मैच कर जा रहा है। तो फरात नदी। बाकी पीली नदी चीन में है, नील नदी अफ्रीका में है, गंगा नदी भारत में है। अगला प्रश्न, दक्षिण मेसोपोटामिया की सबसे प्राचीन मंदिर की स्थापना कब की गई? 4000 ईसा पूर्व, 6000 ईसा पूर्व, 5000 ईसा पूर्व या 3000 ईसा पूर्व। तो सवाल है दक्षिणी मेसोपोटामिया की सबसे प्राचीन मंदिर की स्थापना
तो इसका हो जाएगा सही जवाब आपका 5000 ईसा पूर्व। यानी नगरों के विकास से बहुत पहले ही मंदिर की स्थापना हो चुकी थी, क्योंकि आपका प्रथम पट्टिका मिला कब, तो वो मिला 3200 ईसा पूर्व। नगर बने कब, तो 3000 ईसा पूर्व। मंदिर का प्रमाण कब, तो 5000 ईसा पूर्व। तो बात यह है कि इसमें आप देख सकते हैं कि तीनों का कालक्रम आपका अलग अलग है। अगला प्रश्न, उर शब्द। उर शब्द किस देवता के लिए प्रयोग किया जाता था? पवन देव, सूर्य देव, चंद्रदेव या अग्निदेव? तो उर शब्द का प्रयोग किस देवता के लिए किया जाता था? तो सही जवाब हो जाएगा आपका चंद्रदेव, यानी चंद्रमा देवता के लिए उर शब्द का प्रयोग मेसोपोटामिया सभ्यता में किया गया है। अगला प्रश्न, ये दोनों सवाल जो उर है और ये 2023 के प्रश्न में आ चुका है। सवाल यह है, वार्क शीर्ष क्या है? स्त्री का सिर संगमरमर का, मेसोपोटामिया की एक पहाड़ी, दजला नदी में पाए जाने वाला मछली का प्रजाति, या इनमें से कोई नहीं? तो वार्क शीर्ष क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 17। तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्त्री का सिर संगमरमर का, अर्थात ये हुआ कि यह एक मूर्ति बनाने का एक कला हो सकता है, वार्क शीर्ष। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 18। सवाल कहता है, मेसोपोटामिया का नाम किस भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है? मेसोस और पोटेमस से तो बना है, लेकिन कौन भाषा? फ्रेंच, यूनानी, लैटिन या फ्रेंच यूनानी दोनों? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 18 का, तो वो है आपका बी, यानी मेसोपोटामिया शब्द खुद एक यूनानी शब्द है। अगला सवाल, शाही राजधानी के रूप में कौन सा शहर का विकास हुआ? बेबीलोन, उर, मारी या इनमें से कोई नहीं? तो शाही राजधानी के रूप में अगर कोई शहर का विकास हुआ है तो वो शहर कौन सा है? तो वो शहर आपका मारी है, जो मेसोपोटामिया सभ्यता का राजधानी, शाही राजधानी थी। अगला प्रश्न, ये चाइना से रिलेटेड है। पीली नदी किससे कहते हैं? हवांगहो, सिकियांग, यांगसी या हानसू? तो पीली नदी का संज्ञा किस नदी को दिया गया है? तो यह है हुआंगहो। हुआंगहो एशिया की अभी वर्तमान में भी सबसे बड़ी नदी है। अगला सवाल, मेसोपोटामिया के प्रमुख फसल कौन सी थी? चावल, मटर, गेहूं या इनमें से कोई नहीं? तो मेसोपोटामिया का जो सबसे प्रमुख फसल, जो कि अनाज जिसके वजह से उन लोग अपना पेट भरते थे, वो फसल कौन सा था? तो वो फसल था आपका गेहूं। मेसोपोटामिया का प्रमुख फसल गेहूं। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 22। मेसोपोटामिया की प्रमुख फसल कौन सी थी? अच्छा, ये सवाल में शायद दोहराव आ गया है, तो दोहराव आ गया है तो कोई बात नहीं, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? गेहूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोहराव आपका आया भी है, दोहराव गलती से ही आया है। अगला सवाल, मेसोपोटामिया के उत्तर में किस तरह के घास के मैदान पाए जाते थे? कांटेदार, सवाना, सीढ़ीदार या स्टेपी? तो देखिए, मेसोपोटामिया जहां पर है, तो मेसोपोटामिया इराक में है। इराक के बहुत उत्तर जाएंगे तो आपका रसिया पकड़ेगा, जिसमें यूरोप और एशिया, यूरेशिया पकड़ेगा, और वहां पर जो घास के मैदान है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं स्टेपी। इस प्रकार मेसोपोटामिया के उत्तर में किस प्रकार के घास के मैदान पाए गए होंगे? तो वो आपका स्टेपी पाया गया होगा। तो इसका सही जवाब क्वेश्चन नंबर 23 का क्या हो जाएगा? तो स्टेपी होगा। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 24। मेसोपोटामिया की भौगोलिक दृष्टि से कौन सा भाग रेगिस्तान से घिरा हुआ था? उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी या पश्चिमी? तो मेसोपोटामिया का कौन सा भाग रेगिस्तान था? ऐसे वर्तमान में भी इराक का भाग तो रेगिस्तान है, बहुत सारा है। तब सवाल ये उठता है कि मेसोपोटामिया जो तत्कालीन उस दौरान था, उसका कौन सा भाग रेगिस्तान था? तो इसका सही जवाब है दक्षिणी भाग। मेसोपोटामिया का दक्षिणी भाग रेगिस्तान था। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 25। सवाल है, मेसोपोटामिया के लोगों ने एक वर्ष को कितने महीनों में बांट रखा था? 18, 10, 12 या 16? तो मेसोपोटामिया के लोगों ने एक महीने को कुल 12 महीनों में बांट रखा था, जैसा कि वर्तमान में भी है। हालांकि बहुत पहले की सभ्यता में केवल 10 महीनों का ही एक साल था, लेकिन यहाँ मेसोपोटामिया के बारे में पूछा गया है, इसीलिए कोई बात नहीं। अगला सवाल, शीमार क्या है? सुमेर ईंटों से बने शहरों की भूमि, मार्बल से बने स्त्री का शीर्ष, ये तो वार्क शीर्ष है, इसलिए इसका कहानी खत्म। जंगली भूमि या इनमें से कोई नहीं? तो शीमार क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 26। तो इसका जवाब क्या है? इसका जवाब ऑप्शन ए है, यानी सुमेर ईंटों से बने शहरों की भूमि। अब ये सुमेर क्या है? सुमेरियन, ये जगह से ताल्लुक रखता है। सुमेरियन एक भाषा का भी नाम है। अगला सवाल, कीलाकार लिपि, जो कि मेसोपोटामिया सभ्यता की सबसे पुरानी लिपि थी, कीलाकार लिपि या अक्षरों को कब पहचाना गया? 1850, 1855, 1867 या इनमें से कोई नहीं? तो कीलाकार लिपि को पहचानने का जो एग्जैक्ट जो ईयर है वो आपका कौन सा है? तो वो आपका ऑप्शन ए है, कीलाकार लिपि।
क्वेश्चन नंबर 26 ठीक है हमारा, 27 भी ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। गिलगेमिश महाकाव्य का संबंध किससे है? तो गिलगेमिश महाकाव्य मिस्र सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता, यूनानी सभ्यता, ईरानी सभ्यता। तो इसका सही जवाब क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन बी है, अर्थात मेसोपोटामिया के सभ्यता से गिलगेमिश महाकाव्य का संबंध है। गिलगेमिश महाकाव्य मेसोपोटामिया सभ्यता की एक देन है। अगला प्रश्न, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? यह सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। अरस्तु, हेरोडोटस, हिकेटियस या कोपरनिकस? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? हेरोडोटस। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है क्योंकि इन्होंने एक बुक लिखा और बुक का नाम क्या था? हिस्टोरिका, जो कि इतिहास के क्षेत्र में लिखा गया सबसे पहला किताब माना जाता है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 30 सवाल है, प्रथम रोमन सम्राट कौन था? अगस्टस, कॉन्स्टेंटाइन, ट्राजन या जस्टिन? तो प्रथम रोमन सम्राट में अगर किसी का नाम आता है तो वह है अगस्टस का। अगस्टस का नाम प्रथम रोमन सम्राट के रूप में आता है। अगला सवाल, प्राचीन रोम साम्राज्य का विस्तार निम्न में से किस महाद्वीप में नहीं था? उत्तरी अमेरिका, एशिया, यूरोप या अफ्रीका? तो जैसा कि चैप्टर का नाम है 3 महाद्वीपों में फैला साम्राज्य, तो एशिया, अफ्रीका और यूरोप तो है, ये उत्तरी अमेरिका बिल्कुल भी नहीं है। उत्तरी अमेरिका में इंसान तो बहुत बाद में वहां पहचान हुआ है आदमी का, तो इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में प्राचीन रोम साम्राज्य का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं था। अगला सवाल, रोम में प्रचलित चांदी का सिक्का क्या कहलाता था? पैपायरस, दिनारियस, सॉलिडस या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? दिनारियस। रोम में चांदी का सिक्का को दिनारियस कहा जाता था और ये दिनारियस से ही शायद ये नाम आया है दिनार। तो दिनार आपने बहुत बार सुन रखा होगा। तो दिनारियस रोम में प्रचलित चांदी का सिक्का को कहा जाता था। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 33, किस रोमन सम्राट ने ईसाई धर्म को अपना राज धर्म बनाया? टिबेरियस, कॉन्स्टेंटाइन, ट्राजन या जस्टिन? तो किस ईसाई धर्म को किस रोमन सम्राट ने अपना राजकीय धर्म बनाया? तो इसका सही जवाब है कॉन्स्टेंटाइन। ये नाम लंबा भी है कॉन्स्टेंटाइन, और कॉन्स्टेंटाइन के ही नाम से कॉन्स्टेंटिनोपल यानी वर्तमान कुस्तुनतुनिया का नाम पड़ा था। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 34, मिस्र के नील नदी के किनारे उगने वाला सरकंडा पौधा क्या कहलाता था? सागवान, साल, पेपायरस या सरेस? तो यहाँ लगभग सभी सभ्यताओं को थोड़ा थोड़ा टच किया गया है। मिस्र के नील नदी के किनारे उगने वाला सरकंडा पौधा क्या कहलाता था, ये सवाल पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी पेपायरस। तो मिस्र के नील नदी के किनारे उगने वाला सरकंडा पौधा क्या कहलाता था? तो उसका नाम था पेपायरस। अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सवाल है क्वेश्चन नंबर 35, अगस्टस का एक अन्य नाम क्या था? जूलियस सीजर, ब्रूटस, ऑक्टेवियन या एलन? तो अगस्टस जो कि वहां का एक राजा था रोमन साम्राज्य का, तो अगस्टस जो पहला राजा था आपको भी पता है, तो उसका अन्य नाम आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 35। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑक्टेवियन। हालांकि यहां देखिए आपका एलन ऑक्टेवियन दिया गया है, तो एलन ऑक्टेवियन किसी और का नाम है अगर दोनों को मिला दिया जाए। अगला सवाल, अगस्टस कब शासक बने? 27 ईस्वी पूर्व, 27 ईस्वी सन, 509 ईस्वी पूर्व, 509 ईस्वी सन? तो अगस्टस जाहिर है कि ईसा पूर्व में ही राजा बना था, तो ईस्वी सन वाला कहानी तो खत्म, इसीलिए आपका ईसा पूर्व वाला में ही एक होगा और उसमें से क्या होगा? तो 27 ईस्वी पूर्व में अगस्टस शासक बना था। अगला सवाल, कॉन्स्टेंटाइन ने अपनी दूसरी राजधानी कहाँ बनाई थी? कुस्तुनतुनिया, वेनिस, लंदन या दिल्ली? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 37। तो सही जवाब है कुस्तुनतुनिया, जो कि वर्तमान कहाँ है? तो वर्तमान तुर्की में। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 38। सवाल कहता है, रोमन साम्राज्य में गणतंत्र का काल क्या था? 509 से 27, 509 एडी या 509 बीसी से 27 एडी या 509 बीसी से 27 बीसी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 38 का? तो ये है आपका ऑप्शन ए, यानी अगस्टस के राजा बनने तक ही रोमन साम्राज्य में गणतंत्र का काल था। अगस्टस के राजा बनने के बाद वहां गणतंत्र का काल खत्म हो गया, राजतंत्र शुरू हो गया। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 39। सवाल है, रोमन समाज में किस तरह का परिवार प्रचलन में था? संयुक्त, एकल, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं? तो दोनों तो हो नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर 39 का सही जवाब क्या है? तो सही जवाब ऑप्शन बी, अर्थात एकल परिवार का प्रचलन हुआ करता था उस समय। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 48। ये सवाल तो कुछ ज्यादा ही खास है। एम्फोरा किसे कहते थे? मटके या कंटेनर, वजन करने का यंत्र, पुस्तक या राजा? तो एम्फोरा क्या होता था? एम्फोरा एक प्रकार का मटका होता था और उस मटका से के माध्यम से व्यापार के लिए वस्तुओं का आदान प्रदान उससे किया जाता था।
तो एम्फोरा आपका जो एक्सप्लेनेशन बताया गया उससे मैच करता हुआ ऑप्शन आपका ये है, यानी कंटेनर या मटका जो व्यापार में उपयोग होता था उसे क्या कहते थे, उसे एम्फोरा कहा जाता था। अगला सवाल, इक्वाइट्स क्या थे? इक्वाइट्स अश्वरोही, राजा, सामान्य जनता या गधा? तो इक्वाइट्स जो है वो क्या थे? इक्वाइट्स का एक और नाम आपको मिलेगा और वो नाम आपको मिलेगा नाइट, जो कि अंग्रेजी में ऐसे लिखाता है, ये भी आपको याद रखना है, NIGHT। और नाइट का मतलब होता है योद्धा, शाब्दिक अर्थ। तो इक्वाइट्स या नाइट आप सेम ये कर सकते हैं। तो योद्धा कौन होगा? राजा, सामान्य जनता, गधा या अश्वारोही? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? अश्वारोही। इसका सही आंसर है अश्वारोही, आपको याद रखना है, इक्वाइट्स या नाइट। अगला सवाल, स्पेन पर अरबों का आक्रमण कब हुआ? 711 AD, 709 AD, 611 BC, 712 AD, 705 AD? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? स्पेन, जिसे उस दौरान उंदलूस कहा जाता था। तो स्पेन पर अरबों का आक्रमण कब हुआ है, ये सवाल पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 42 का सही जवाब आपका ए है। यहां आपको एक और जानकारी रखना है, अरबों का सिंध पर आक्रमण कब हुआ है? तो 712 AD पर। और स्पेन पर हमला कब हुआ है? तो 711 AD पर। तो ये दोनों मिलता जुलता है, और ये आपका सिंध वाला जो है ये आपका भारत से भी ताल्लुक रखता है, इसीलिए हमारा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 43, सवाल है, प्राचीन विश्व इतिहास की सबसे बड़ी राजनीतिक क्रांति किसे कहा जाता है? इस्लाम के विस्तार, ईसाई धर्म के विस्तार, यहूदी धर्म के विस्तार, रोमन साम्राज्य के विस्तार? तो पूरे विश्व इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी राजनीतिक क्रांति या राजनीतिक बदलाव किसे कहा जाता है? तो वो आपका इस्लाम धर्म के विस्तार को विश्व की अब तक की सबसे बड़ी राजनीतिक क्रांति माना जाता है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 44, सवाल कहता है कि किस रोमन सम्राट का शासनकाल शांति के लिए स्मरण किया जाता है? तराजन, अगस्टस, टाइबेरियस या कॉन्स्टेंटाइन? यानी पीसफुल रूल के लिए किसे याद किया जाता है? तो सही जवाब है अगस्टस। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 45, सवाल यह है कि किस रोमन सम्राट ने भारत विजय का सपना देखा? टाइबेरियस, अगस्टस, सेंट पीटर्सबर्ग या तराजन? तो कौन से रोमन साम्राज्य ने भारत जीतने का ख्वाब देखा? तो सही जवाब है तराजन। तराजन ने भारत को जीतने का सपना अपने आप में संजो के रखा हुआ था। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 46, सवाल है कि रोमन साम्राज्य की मुख्य भाषा क्या थी? फारसी, लैटिन, अंग्रेजी या हिंदी? तो ये सवाल तो काफी आसान में जाएगा, ये है आपका लैटिन। रोमन साम्राज्य की मुख्य भाषा क्या थी? तो लैटिन थी। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 47, सवाल कहता है कि जूलियस सीजर के दत्तक पुत्र का नाम क्या था? दत्तक पुत्र यानी गोद लिया हुआ पुत्र। ऑक्टेवियन, कॉन्स्टेंटाइन, कार्थेज या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 47 का? तो वो हो जाएगा ऑक्टेवियन। जूलियस सीजर के दत्तक पुत्र का नाम ऑक्टेवियन था, और यही ऑक्टेवियन का और एक नाम अगस्टस था। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 48, सवाल है, रोमन साम्राज्य में आकाश के सबसे बड़े देवता कौन? जुपिटर, मार्स, जूनो या मिनर्वा? तो अभी जो वर्तमान में सबसे बड़ा ग्रह है वही उस दौरान का सबसे बड़ा देवता माने जाते थे, जुपिटर, जिसे हम लोग अब क्या कहते हैं? तो अभी इसका जो नाम हम लोग हिंदी में जो रखते हैं वो आपका है बृहस्पति। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 49, सवाल है, यहूदी धर्म के संस्थापक कौन थे? मूसा, यहोवा, मोहम्मद साहब, ईसा मसीह? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? यहूदी धर्म के संस्थापक, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 49, और जवाब है मूसा, यहूदी धर्म के संस्थापक। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 50, सवाल यहां कहता है कि रोमन साम्राज्य के सर्वाधिक अत्याचारी शासक कौन थे? नीरो, अगस्टस, ऑक्टेवियन या लुई? तो रोमन साम्राज्य का सबसे ज्यादा अत्याचार करने वाला शासक कोई गुजरा है तो वह है नीरो। बाकी अगस्टस, ऑक्टेवियन, इन लोग का नाम बदनाम राजाओं में तो नहीं आता है। अगला सवाल यहां महीनों के नाम से संबंधित है। अगस्त माह किस शासक के नाम पर है? जूलियस सीजर, अगस्टस, नीरो की लुई? तो देखिए नाम से भी समझ में आ गया होगा। जुलाई माह किससे ताल्लुक है? जूलियस सीजर, अगस्टस, नीरो की लुई? नाम से भी समझ में आ गया होगा। इस प्रकार हमारा अगस्त माह जो है वो अगस्टस से के नाम से है, और जुलाई माह जूलियस सीजर के नाम से है। तो इसमें आपका जुड़वा प्रश्न हुआ, तो इसी से आपका 200 प्रश्न पूरा होगा, क्योंकि उधर आपका एक प्रश्न जो है वो गलती से दोहरा हो गया था। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 52, सवाल कहता है, रोमन साम्राज्य का हृदय किसे कहा जाता था? लाल सागर, भूमध्य सागर, कैस्पियन सागर या काला सागर? रोमन साम्राज्य का हृदय किसे कहा जाता था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा भूमध्य सागर। अभी भी भूमध्य सागर का जो लोकेशन है वो आपका बहुत यूरोप, अफ्रीका, एशिया, तीनों महाद्वीप के बीच में है, और
जस्ट भूमध्य सागर के उत्तर दिशा में ठीक रोमन साम्राज्य था। तो इस प्रकार रोमन साम्राज्य का हृदय किसे कहा जाता था, खास करके समुद्री मार्ग के लिए, तो भूमध्य सागर को। अगला सवाल, सिकंदर यूनान के किस राज्य का शासक था? बेबीलोन, एथेंस, मकदूनिया या इनमें से कोई नहीं? तो सिकंदर यूनान के किस राज्य का शासक था? तो सही जवाब है मकदूनिया। और सिकंदर जो है वो पूरा दुनिया का एक बहुत बड़ा विजेता है, इसीलिए सिकंदर का नाम भी बहुत फेमस है। सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हुई थी, यह बात आप याद रख सकते हैं। सिकंदर राजा फिलिप का बेटा था। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 54। सवाल है कि सीनेट रोम में एक संस्था थी जिसमें कौन वर्ग शामिल थे? तो सीनेट एक महत्वपूर्ण संस्था थी जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैसले लेने के लिए जानी जाती थी। तो उसमें कौन थे? अभिजात वर्ग, कुलीन वर्ग, जमींदार या उपरोक्त सभी? तो देखिए ये तो सभी इलाइट पीपल यानी हायर क्लास के लोग ही हैं, सब के सब। तो जो सीनेट में फैसला लेने वाले में इन सभी का दबदबा हुआ करता था, जिसमें से सबसे ज्यादा दबदबा कुलीन और अभिजात का होता था, उसके बाद जमींदार का। अगला सवाल, रोम किस नदी के किनारे बसा हुआ था? अभी भी टाइबर, टेम्स, नील या सिंधु? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 55। तो सही जवाब है टाइबर नदी के किनारे रोम बसा हुआ है। बाकी अगर बात करें तो नील नदी मिस्र में बहता है, टेम्स के किनारे लंदन है, सिंधु आपका पाकिस्तान से होकर बहता है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 56। सवाल है कि रोमन साम्राज्य का प्रसिद्ध चिकित्सक यानी डॉक्टर कौन था? असुरबनीपाल, गेलन, नीरो या टोलेमी? नीरो तो एक बदनाम राजा था, सबसे क्रूर राजा, तो वो तो नहीं हो सकता है। तो इसका सही जवाब क्वेश्चन नंबर 56 का क्या होगा? तो आपका गैलन। गैलन एक प्रसिद्ध चिकित्सक। और यही अगर मैगलन नाम अगर आपसे रहे तो मैगलन नाम रहे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मैगलन आपका विश्व का, पूरे विश्व में घूमने वाला यात्री, विश्व का चक्कर लगाने वाला पहला यात्री। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 57। कोलेजियम क्या था? एक अखाड़े का नाम, एक सैनिक टुकड़ी का नाम, इतिहासकार का नाम, व्यापारिक श्रेणी का नाम? तो कोलेजियम जो कि रोम में अभी भी जिसकी संरचना है वो आखिर क्या हुआ करता था? तो इसका सही जवाब है वो एक अखाड़ा हुआ करता था। आप बहुत सारे हॉलीवुड मूवी में आप देखेंगे भी कि आप अखाड़े के रूप में कोलोजियम का इस्तेमाल करते हैं भी, यानी वहाँ VFX से दिखाता है, लेकिन फिर भी कोलोजियम को आप देख सकते हैं। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 58। ईसाई धर्म रोमन साम्राज्य का राजकीय धर्म कब बना? पहली शताब्दी, दूसरी शताब्दी, तीसरी शताब्दी, चौथी शताब्दी? ये सवाल भी अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 58, इसका सही जवाब है चौथी शताब्दी से, यानी 300 कुछ से ईसाई रोमन साम्राज्य का राजकीय धर्म बना। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 59। सवाल है अहुर माजदा कौन है? देवता, राजा, संत या नेता? तो अहुर माजदा का संबंध किस नाम से है? तो अहुर माजदा देवता को बोला जाता है किस साम्राज्य में? तो रोमन साम्राज्य में अहुर माजदा देवता शब्द का पर्यायवाची है। अगला सवाल, अब ये हम लोग 3 महाद्वीपों में फैला साम्राज्य हम लोग जा रहे हैं, जिसमें यायावर साम्राज्य हम लोग जाएंगे। तो यायावर का शाब्दिक अर्थ क्या है? पर्यटक, जनजाति, घुमक्कड़ या मूर्ख? तो यायावर का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है? घुमक्कड़ या घुमंतु। और ये ताल्लुक होने वाला है अब चंगेज खां के बारे में हम लोग अब पढ़ने वाले हैं। अब हमारा जो सवाल आएगा वो चंगेज खां से संबंधित ज्यादातर सवाल आएंगे। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 61। सवाल है मंगोलों ने किसके नेतृत्व में अपने पारस्परिक, सामाजिक और राजनीतिक रीति रिवाजों को बदलकर एक भयानक सैनिक तंत्र और शासन संचालन की प्रभावी पद्धतियों का सूत्रपात किया? पैगंबर मोहम्मद साहब, महमूद गजनवी, जोलोय या चंगेज खां? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चंगेज खां। चंगेज खां अपने कबीले का एक छोटा सा आदमी होते हुए अपने सारे कबीलों को एकत्रित करके अपने शासन तंत्र को ऐसा मजबूत किया कि पूरी दुनिया में अब तक इससे बड़ा शासन किसी का नहीं हुआ है। चंगेज खां एक बहुत ही बदनाम व्यक्ति है और चंगेज खां सबसे क्रूर व्यक्ति भी इतिहास का गुजरा हुआ है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 62। सवाल है कि निम्न में से किस वर्ष चंगेज खां को मंगोलों का सार्वभौम शासक घोषित किया गया? यानी मंगोलों का यूनिवर्सल लीडर, एकमात्र लीडर कब घोषित किया गया? तो इसका सही जवाब क्वेश्चन नंबर 62 का हो जाएगा ए, यानी 1206 ईस्वी में। और ये 1206 ईस्वी वही समय है जब भारत में गुलाम वंश का शासन शुरू हुआ था। भारत में गुलाम वंश का शासन 1206 ईस्वी में शुरू हुआ है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 63। सवाल कहता है
कि चंगेज खां की विधि संहिता क्या कहलाती है। चंगेज खां ने अपने कानूनों को रूपांतरित कर एक नया कानून का किताब बनाया और उसी कानून की किताब के अनुसार पूरे रूल रेगुलेशन को स्थापित किया। तो वो कानून की किताब जो थी उसे विधि संहिता जो थी उसे क्या कहते थे, जेरेज, यास, उलूस या पैजा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यास। चंगेज खां की जो कानूनी किताब थी उसे यास कहा जाता था। एक तरह से चंगेज खां के द्वारा बनाया हुआ संविधान भी कह सकते हैं। अगला सवाल कहता है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्नलिखित में से किस शहर पर विजय प्राप्त करने के बाद 1220 में चंगेज खां ने वहां अमीर मुसलमान निवासियों को उत्सव के मैदान में एकत्रित कर उनकी भर्त्सना की। और आप पढ़िएगा एनसीईआरटी बुक में तो इस प्रकार से भी लिखा आपको मिलेगा कि चंगेज खां सब लोगों को जमा करके कहता है कि मैं ईश्वर के द्वारा भेजा गया आप सभी के लिए एक दंड हूं, और उसके बाद फिर सबको दंड देता भी है। तो वो कौन सा शहर था, समरकंद, बुखारा, बल्ख या निशापुर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब आपका क्वेश्चन नंबर 64 का हो जाएगा बुखारा। बल्कि बुखारा में उसने क्या किया था कि ऐसा आदेश दिया था अपने सैनिकों को कि एक पौधा भी वहां जिंदा नहीं रहना चाहिए, ऐसे हमले करो। अगले सवाल क्वेश्चन नंबर 65 सवाल है, मंगोलों का प्रिय पशु कौन था, बकरी, घोड़ा, गधा या ऊंट। तो मंगोलों का प्रिय पशु कौन था, तो मंगोलों का प्रिय पशु घोड़ा था। ये आपको याद रखना है, मंगोलों का प्रिय पशु क्या था, तो वो घोड़ा था। अगला प्रश्न, मंगोलों का प्रिय पेय जिसे कुमिस कहते थे, जो एक प्रकार का शराब था, किस पशु के दूध से बनती थी, बकरी, घोड़ी, ऊंटनी या गाय। तो इसका सही जवाब है घोड़ी। ऐसे भी उन लोग का प्रिय पशु क्या था, तो घोड़ा था। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 67 सवाल यह है कि मंगोलों के राजनीतिक और सांस्कृतिक गुरु कौन थे, हुन, तुर्क, उइगुर या यूची। तो मंगोलों का गुरु, सामाजिक, सांस्कृतिक सभी प्रकार के गुरु कौन, तो वो उइगुर। उन लोग अपने गुरु को क्या कहते थे, तो उइगुर कहते थे। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 68 सवाल यह है कि चंगेज खान अपनी राजधानी कहाँ स्थापित किया, बीजिंग, पीकिंग, काराकोरम या नेहरान। तो चंगेज खान ने अपनी राजधानी को कहाँ स्थापित किया, यह है आपका क्वेश्चन नंबर 68। तो अपनी राजधानी उसने स्थापित किया है, वो जगह का नाम आप गेस भी कर सकते हैं, जो कि ऑप्शन आपका अलग, जैसे पीकिंग और बीजिंग ये आपका चीन में है, आपका नेहरान ये आपका ईरान तरफ है। तो ये जगह आपका कौन सा है, तो ये है आपका काराकोरम। काराकोरम को चंगेज खान ने अपनी राजधानी घोषित किया। अगला सवाल, चंगेज खां का जन्म कब हुआ, 1162, 1163, 1161, 1165। तो ऑप्शंस बहुत करीब का है, तो क्वेश्चन नंबर 69 का सही जवाब हो जाएगा आपका 1162। ऐसे चंगेज खान नाम से आपको ये व्यक्ति मुस्लिम लग रहा होगा, लेकिन ये व्यक्ति मुस्लिम बिल्कुल भी नहीं है। यह व्यक्ति मुस्लिमों का सबसे बड़ा दुश्मन गुजरा है, न कि मुस्लिम। ये आपको, आप कहीं से भी ये बात पता कर सकते हैं। ऐसे एनसीईआरटी बुक से अगर आपका वास्ता होगा तो आप जरूर पता कर सकते हैं, बाकी तो गूगल जिंदाबाद है आपका पता करने के लिए। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 70 चंगेज खां का प्रारंभिक नाम क्या था, तुमचिन, तेमुजिन, येसुजय या कार्पिनी। तो चंगेज खां का जो प्रारंभिक नाम था वो क्या था, तो वो तेमुजिन था। ये सब सवाल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बड़ी जोर से पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है 71 चंगेज खां के पिता किस कबीले के मुखिया थे, हुन, कियात, कुरैशी या फिनिशियन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 71। तो सही जवाब हो जाएगा आपका कियात। चंगेज खां के पिता कियात कबीले के मुखिया थे। अगला सवाल, चंगेज खां मंगोलिया का शासक कब बना, 1205, 1206, 1204 या 1203। तो जब सार्वभौम शासक अपने आप को घोषित किया वही साल बना, इसलिए एक तरह से देखा जाए तो ये सवाल आपका पीछे के सवाल से सिमिलर है, यानी इसका जवाब क्या है, 1206 ईस्वी। और वर्तमान मंगोलिया कहाँ स्थित है, तो वो आपका एशिया में है, जिसकी राजधानी उलान बटोर है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 73 सवाल कहता है चंगेज खां की मृत्यु कब हुई, 1227, 1230, 1250 या फिर 1240। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा चंगेज खां की मृत्यु का, तो यह है आपका क्वेश्चन नंबर 73। तो सही जवाब है 1227। और पैदा ये व्यक्ति कब हुआ था, तो यह व्यक्ति पैदा हुआ था 1162। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 74 सवाल है मंगोल का स्टेपीज क्षेत्र के दक्षिणी हिस्से में कौन सा मरुस्थल है, सहारा, गोबी, कालाहारी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, गोबी। गोबी मरुस्थल मंगोलिया से ताल्लुक रखता है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 75
चंगेज खां की माँ का नाम क्या था? रुबीना, फातिमा, रजिया या उलुन इके? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? चंगेज खां की माँ का नाम उलुन इके। अब देखिए, ये सवाल का ऑप्शन आपसे इसलिए ऐसा सेट किया गया है क्योंकि ज़्यादातर लोग ये सोचेंगे कि चंगेज खां एक मुस्लिम नाम है, और इसीलिए आप मुस्लिम नेम का ऑप्शन आप टिक करेंगे और आपका होगा गलती। इसीलिए ये सवाल में ऐसा ऑप्शन भी सेट किया जाता है। सही जवाब उलुन इके, चंगेज खां की माँ का नाम। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 76। सवाल कहता है कि किस मंगोल शासक ने धर्म परिवर्तन कर इस्लाम स्वीकार कर लिया? अब देखिए, वो मुस्लिम नहीं था, इस बात का सबूत भी आपको इसी में मिल गया कि इसके पोते ने, बेटा भी नहीं, इसका पोता जो है वो इस्लाम धर्म को एक्सेप्ट कर लेता है बहुत बाद में। तो वो कौन है? मोनके, गजन खान, ओगताई या जोची? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर ये है आपका 76, तो इसका सही जवाब है गजन खान। गजन खान ने अपने पहले के धर्म को परिवर्तन करके इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 77। सवाल है कि चंगेज खां मृत्यु के समय उसकी आयु क्या थी? 74, 72, 69 या 70? तो देखिए, चंगेज खां पैदा कब हुआ? 1162। मरा कब? तो 1227। तो कितना साल का रहा होगा वो आप घटा के भी आप पता कर सकते हैं मोटा मोटा। लेकिन यहाँ आपका इसका वर्ष जो ईयर भी जो है ये भी आपका एक तरह से विवादित है। ये ईयर भी आपका थोड़ा सा आपको विवादित नजर आएगा। जैसे आप इसको अगर घटाते हैं तो आपका क्या होगा? 7 में 2 आपका बचेगा 5, और उसके बाद 12 में 6 आपका क्या बचेगा? आपका बचेगा 6। तो इस प्रकार से आपका 65 साल ही आपका पकड़ रहा है, लेकिन 65 आपका ऑप्शन में भी नहीं है। इसके जन्म को लेके बहुत सारा अलग अलग, बहुत सारा जगह में आपको अलग भी मिलेगा। तो इसका जो अगर ये सवाल अगर पूछता है तो कब पैदा हुआ, कब मरा, इसको मारिए गोली, और इसका जो सही जो है मृत्यु के समय उसकी आयु क्या थी, जो इतिहास सब में मिलता है वही आप टिक करें। जन्म के समय भी आप वही टिक करें जो पहले बताया गया था, मृत्यु के समय भी वही, और कितना दिन जिया मृत्यु का समय आयु क्या थी तो 72 ही आप मारिए, यही सही मानता है। इसलिए क्योंकि उसमें भी थोड़ा सा एनसीईआरटी का बुक में भी आपको मिलेगा, इसका एग्जैक्ट नहीं बल्कि थोड़ा अलग आपको मिलेगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 78। कुबलाई खां चीन में युआन वंश का नींव कब डाला? 1270, 1269, 1274 या 1271? तो चीन का संबंध युआन वंश से है, युआन वंश का संबंध चीन से है, और इसका स्थापना कुबलाई खां के द्वारा किया गया है। तो इसका स्थापना कब हुआ है? तो 1271 में हुआ है। ये है आपका कौन सा? तो क्वेश्चन नंबर 78। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 79। सवाल कहता है कि किस वर्ष चीन में युआन वंश का अंत हुआ? तो अब अंत पूछा है 1921, 1520, 1759 या 1368? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 79 का? तो वह है आपका 1368। देखिए, यहाँ एक सवाल और पूछ सकता है कि चीन में युआन वंश का स्थापना कौन किया? तो जवाब होगा कुबलाई खां। यहाँ आपका एक और सवाल आपका उभरता है। अगला सवाल, मार्को पोलो कहाँ का रहने वाला था? मार्को पोलो कहाँ का रहने वाला था? इटली, जर्मनी, इंग्लैंड या फ्रांस? तो मार्को पोलो कहाँ का यात्री था? यही सवाल आपसे, ये तो यात्रियों की बात है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इटली। मार्को पोलो एक इटालियन यात्री था। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 81। मार्को पोलो किस मंगोल शासक के दरबार में चीन गया था? चंगेज खां, हलाकू, उरुस खां या कुबलाई खां? तो देखिए, चीन में हम लोग एक ही राजा के बारे में पढ़ रहे हैं, वह है आपका कुबलाई खां। तो इसका भी सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब आपका हो जाएगा कुबलाई खां। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, यह आपका होने वाला है क्वेश्चन नंबर 82। सवाल है कि कुबलाई खां मार्को पोलो को किस प्रांत का गवर्नर बनाता है? अब देखिए यहाँ ट्विस्ट, मार्को पोलो जब आता है यहाँ यात्रा में जो कि इटली का है, कुबलाई खां के दरबार में, इससे भी सवाल है। अब कोई प्रांत का गवर्नर बना देता है, उससे भी सवाल है। यांगचाओ, पीकिंग, वेनिस या काराकोरम? तो कौन से प्रांत का गवर्नर बनाता है? तो गवर्नर बनाता है यांगचाओ प्रांत के। चाइना के यांगचाओ प्रांत का गवर्नर किसको बनाया जाता है? मार्को पोलो को। अगला सवाल, मंगोलों का अंत किसके द्वारा किया गया था? अब देखिए, मंगोलों का आगाज से लेकर अंजाम तक हम लोग देख रहे हैं ऑब्जेक्टिव के माध्यम से। तो मंगोलों का अंत किसके द्वारा किया गया? बाबर, तैमूरलंग, अहमद शाह अब्दाली या सिकंदर? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तैमूरलंग। मंगोलों का अंत किसके द्वारा किया गया? तो तैमूरलंग के द्वारा किया गया। अब देखिए, मंगोल वंश और ये तैमूर वंश, इन लोग दोनों के बाद के जो वंशज जो आए, इसमें से ही मुगल साम्राज्य आता है, और मुगल का नाम भी मंगोल से ही मुगल लिया गया है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 84। सवाल कहता है कि मंगोल साम्राज्य का अंत कब हुआ? 16वीं सदी, 17वीं सदी, 14वीं सदी या 13वीं सदी? तो मंगोल साम्राज्य का अंत का आपका सदी अगर पूछा जाए तो वो होगा 14वीं सदी, यानी 1500 कुछ ईस्वी।
अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 85। सवाल यह है कि कुबलई खां की मृत्यु के बाद मंगोल साम्राज्य कितने भागों में बंट गया, 7, 8, 5 या 10। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा 5 भाग में बंट गया। क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर हो जाएगा सी, यानी 5 भाग। किसके मृत्यु के बाद, तो कुबलई खां की मृत्यु के बाद। अब देखिए, किस शासक ने उत्तराधिकार के चुनाव का निर्णय कुरिलता यानी महापरिषद को सौंपा था, चंगेज खां, मंगू खां, कुबलई खां या हलाकू खां। यानी किसने सौंप दिया था कि उत्तराधिकार का चुनाव जो कुरिलताई सभा जो हुआ करता था वो करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 86 का जवाब क्या है, तो चंगेज खां। चंगेज खां जो कि मंगोल साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक और मंगोल साम्राज्य का संस्थापक, जो कि कुरिलताई का भी संस्थापक। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 87। मध्यकालीन यूरोप की विशेषता। ये 3 वर्ग से सवाल है, सामंतवाद, दास प्रथा, नगरीकरण या अंधविश्वास। तो मध्यकालीन यूरोप का जो प्रमुख विशेषता जो माना जाता है वो है सामंतवाद, जिससे समाज में वर्गों का विभाजन हुआ, समाज में ऊंच नीच का सूत्रपात किया गया, वह है मध्यकालीन यूरोप की प्रमुख विशेषता। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 88। सवाल कहता है सामंतवाद जर्मन भाषा के फ्यूड शब्द अच्छा, इसमें तो जवाब ही आपको बता दिया गया गलती से। सामंतवाद किस भाषा के फ्यूड शब्द से बना है, ये सवाल है, लैटिन, जर्मन, फ्रेंच या रोमन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, जर्मन। तो जर्मन भाषा के फ्यूड शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है जमीन का एक टुकड़ा। सामंतवाद, सामंती होते भी थे जमींदार। अगला सवाल, फ्यूड शब्द का क्या अर्थ होता है। देखिए, नाम लेते शैतान हाजिर वाला हिसाब है। फ्यूड शब्द का क्या अर्थ होता है, जमीन का टुकड़ा, देश का टुकड़ा, महाद्वीप का टुकड़ा, प्रायद्वीप का टुकड़ा। तो इसका सही जवाब जो इसका शाब्दिक अर्थ जो होगा वो होगा आपका जमीन का टुकड़ा। फ्यूड शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, जमीन का टुकड़ा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 90। सवाल है जर्मनी की किस जनजाति ने गौल प्रांत को अपना नाम देकर फ्रांस बना दिया। तो एक जनजाति था, जो जनजाति जो पहले गौल प्रांत था, उसमें जो जनजाति रहता था और उसी जनजाति के नाम से उस जगह का नाम फ्रांस बना, और अब से वो फ्रांस है। अब भी फ्रैंक जनजाति, फ्रेंचिस, फ्रेम या उपरोक्त सभी। तो वे जनजातियां या जनजाति कौन सी थी जिसके वजह से गौल का नाम फ्रांस बना है, तो इसका सही जवाब है फ्रैंक जनजाति। देखिए, उपरोक्त सभी देख के लगभग कोई टिक मारते हैं उपरोक्त सभी को, इस वजह से यह ऑप्शन आपको कंफ्यूजिंग बनाया गया है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 91। सवाल है कि पादरियों ने स्वयं को किस वर्ग में रखा था। तो यूरोपियन समाज जो 3 वर्ग में बटा हुआ था, 3 वर्ग में, तो पादरियों को किस वर्ग में रखा गया था, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, इनमें से कोई नहीं। रखा क्या जाएगा, पादरियों ने ही जब बांटा था तो पादरियों ने ही रखा होगा अपने आप को ही। तो वो कौन से वर्ग में अपने आप को रखे, तो वे प्रथम वर्ग। प्रथम वर्ग में पादरी, द्वितीय वर्ग में कुलीन, तीसरे वर्ग में बाकी जमींदार। अगला प्रश्न, मेनर शब्द का संबंधित किससे है, विभाग, सेना, घर या किला। तो मेनर का संबंध किससे है, तो इसका सही जवाब है घर। असल में लॉर्ड यानी जमींदार यानी सामंत के घर को क्या कहा जाता था, मेनर कहा जाता था। अगला सवाल, नाइट कौन थे। ये सवाल आपको पहले इक्वाइट के रूप में आया था। नाइट कौन थे, राजा, सैनिक, व्यापारी या इनमें से कोई नहीं। तो नाइट तो होते थे योद्धा, इस प्रकार नाइट यहां ऑप्शन से आपका मैच क्या करेगा, सैनिक, क्योंकि सैनिक होते हैं योद्धा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 94। पश्चिमी चर्च के अध्यक्ष पोप थे, वे कहां रहते थे, इंग्लैंड, फ्रांस, स्कॉटलैंड या रोम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रोम। अभी भी पोप का शहर किसे कहा जाता है, तो पोप का शहर कहा जाता है रोम को। पोप का शहर आपसे पूछा जाए तो रोम। और रोम को और एक नाम दिया जाता है 7 पहाड़ियों का शहर। किसे कहा जाता है, रोम को कहा जाता है। क्या, 7 पहाड़ियों का शहर। ये भी आप याद रख सकते हैं, जो कि वर्तमान इटली की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 95। सवाल है कि चर्च को 1 वर्ष के अंतराल में कृषकों से उसकी उपज का 10वां भाग लेने का अधिकार था, उसे क्या कहा जाता था। यानी चर्च को 1-1 वर्ष के गैप में किसान 10% अपना अनाज का उपज का दिया करते थे, उसे क्या कहते थे, मेनर, जागीर, टीथ या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 95 का जवाब क्या हो जाएगा, टीथ। तो टीथ एक प्रकार का धार्मिक कर था। यह भी आपसे पूछ सकता है कि टीथ क्या था, तो टीथ एक प्रकार का धार्मिक कर था। यह भी पूछ सकता है टीथ का मात्रा क्या था, तो 10%। ऑप्शन में 10% ना रहे तो 1/10वां भाग, यह भी हो सकता है। टीथ कौन लेता था, तो टीथ चर्च के द्वारा लिया जाता था। टीथ हर साल लिया जाता था कि 1-1 साल गैप करके, तो ये आपका गैप करके लिया जाता था। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 96। सवाल है
भिक्षुओं का ऐसा समूह जिसने 13वीं सदी में मठ में न रहने का निश्चय किया उसे किस नाम से जाना जाता था? फ्रायर, टीथ, मैनर या इनमें से कोई नहीं। तो जिन्होंने मठ में रहने का निर्णय छोड़ दिया उसे क्या कहा जाता था? फ्रायर कहा जाता था। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 97। सवाल यह है, मोनेस्ट्री शब्द किस भाषा के मोनोस से बना है? जिसका अर्थ ऐसा व्यक्ति जो अकेला रहता है, मतलब संत कह सकते हैं। तो ये किस भाषा से बना है? ग्रीक, फ्रेंच, रोमन या जर्मन? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यह ग्रीक शब्द है। मोनेस्ट्री शब्द ग्रीक भाषा के मोनोस से बना है, जिसका अर्थ होता है एक ऐसा व्यक्ति जो अकेला रहता है, अकेला रहना पसंद करता है, मतलब संत हम लोग एक अच्छा शब्द इसे दे सकते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 98। सवाल यहाँ कहता है कि ऐसा कर जो राजा केवल किसानों पर कभी कभी लगाता था, टैली, टीथ, मैनर या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन आप काटिएगा तो देखिए, ऑप्शन काटने पर पता चलेगा कि टीथ एक धार्मिक कर था जो 1/10 हिस्सा चर्च को जाता था। मैनर क्या होता था? लॉर्ड के घर को मैनर कहा जाता था। तो आपके पास बच रहा है टैली। तो टैली एक टैक्स है जो कौन लेता था? तो राजा लेता था। कभी कभी लगाता था, मतलब जब जरूरत पड़े तब लगाता था टैली। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 99। सवाल कहता है कि सर्फ किसे कहा जाता था? स्वतंत्रता किसान को, कृषिदास को, यहां स्वतंत्र किसान होना चाहिए, स्वतंत्र किसान को, कृषिदास को, बिशप को, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, सर्फ किसे कहा जाता था? कृषिदास को, यानी जो लोग दूसरे के जमीन पर खेती किया करते थे वे कृषिदास होते थे। और कृषिदासों को एक अलग नाम दिया गया है, वो नाम है आपका सर्फ। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 100। सवाल कहता है कि पुरुष भिक्षुओं को किस नाम से जाना जाता था? नन, सर्फ, मंक या इनमें से कोई नहीं। तो पुरुष भिक्षुओं को मंक के नाम से जाना जाता था। अभी भी भिक्षुओं को मंक बोला जाता है, पुरुष भिक्षु को अभी भी, ये सिनेरियो अभी भी है। यह आपका क्वेश्चन नंबर 100। सवाल है अगला, महिला भिक्षुओं को किस नाम से जाना जाता था? मंक, नन, आबे या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नन। और आबे का अर्थ होता है पिता, ये आपको याद रखना है। आबे मतलब पिता, मंक मतलब पुरुष भिक्षु और नन मतलब महिला भिक्षु। यहाँ आबे शब्द से सवाल जानबूझ के नहीं बनाया गया है, एक्सप्लेनेशन के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 102। मध्यकालीन यूरोपीय समाज कितने वर्गों में बटा हुआ था? 2, 3, 5 या 7? तो मध्यकालीन यूरोपीय समाज 3 वर्गों में बटा हुआ था, जैसा कि चैप्टर के नाम से भी जग जाहिर है। आपका किताब में पाठ का ही नाम है 3 वर्ग, जैसा कि आपको कंटेंट में भी ये बात बताया गया था। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 103। सवाल है कि लॉर्ड जो जमीन का टुकड़ा नाइट को देता था वह क्या कहलाता था? टैली, फ्यूड, फिफ या फ्रायर? तो देखिए, इसमें क्या चलता था वो आप देखिए। लॉर्ड जो है, तो लॉर्ड का एक घर होता था जिसे कहते हैं मैनर। लॉर्ड के पक्ष में लड़ने के लिए जो होता था वो कौन होता था? वो होता था नाइट। अब पक्ष में लड़ने के लिए जो जमीन नाइट को मिलता था वो जमीन क्या कहलाता था? ये सवाल पूछा गया है। अब टैली तो राजा का टैक्स है, आपका फ्यूड तो जमीन का टुकड़ा है, फ्रायर तो जो मठ में नहीं रहते थे उनको बोलते हैं, तो उसे क्या कहा जाता था? एक ही ऑप्शन आपका बचता है, फिफ। तो लॉर्ड जो जमीन का टुकड़ा नाइट को देता था उसे क्या कहते थे? उसे हम लोग बोलते थे फिफ। तो लॉर्ड के द्वारा जमीन का टुकड़ा जो नाइट को दिया जाता था वो फिफ कहलाता था। इसके बदले नाइट जो है वो लॉर्ड के पक्ष से लड़ने का वचन देता था। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 104। सवाल है, इंग्लैंड देश का नाम किसका रूपांतरण है? फर्डीलैंड, सेक्सन लैंड, एंजिल लैंड या इनमें से कोई नहीं। तो इंग्लैंड शब्द जो बना है वो एंजल लैंड से बना है। एंजल जो फरिश्ता, एंजल मतलब जो फरिश्ता होता है, ऐसा एंजल लैंड जो वर्ड है उसी से क्या बना है? तो उसी से वर्तमान इंग्लैंड शब्द का व्युत्पत्ति हुआ है। क्वेश्चन नंबर 105। सवाल है, ईसा मसीह का जन्मदिन कब मनाया जाता है? शायद ये आज का सबसे आसान प्रश्न होगा। 25 दिसंबर, 26 अप्रैल, 15 अक्टूबर, 26 जनवरी। तो आपको ही पता है कि क्रिसमस किस दिन को मनाया जाता है, तो वही है वो आपका दिन, ईसा मसीह का जन्मदिन। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 106। सवाल कहता है, यूरोप में भयंकर अकाल कब आया था? ऑप्शंस आप देख लें। यूरोप का अकाल 1315 से 17 के बीच, 370 से 1319 के बीच, यहाँ 1370 होना चाहिए, 1321 से 1323 के बीच, 1347 से 1350 के बीच। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 106। यूरोप में अकाल कब पड़ा था? तो यूरोप में अकाल पड़ने का जो ईयर है आपको याद रखना है, 1315 से 1317 के बीच यूरोप में भयंकर अकाल पड़ा था।
अगला सवाल, फ्रांस में किसानों का विद्रोह कब हुआ? किसानों का विद्रोह 1323, 1381, 1358, 1325। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 107 का? तो वो हो जाएगा 1358 में फ्रांस में किसानों का विद्रोह हुआ था। अगला सवाल 108, अब इंग्लैंड में किसानों का विद्रोह कब हुआ था? 1323, 1358, 1381, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शंस आपका सेम है। फ्रांस में हम लोग पढ़े 1358, याद रखिएगा फ्रांस में 1358, और हम लोग जो अभी देख रहे हैं वो आपका क्या है? वो आपका 1381 है। तो 1381 में कहाँ हुआ है? इंग्लैंड में। एक बार हम लोग और देख लेते हैं। हाँ, फ्रांस में 1358, और ये 1358 किस में है? तो ये आपका फ्रांस में, और ये आपका कहाँ? ये आपका इंग्लैंड में। और अकाल कब पड़ा था? तो 1315 से 1317 में। तो ईस्वी सन वाला सवाल में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसीलिए आपको एक जगह कलेक्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। अगला सवाल, सामंतवाद का विकास इंग्लैंड में कब हुआ? 8वीं सदी, 10वीं सदी, 11वीं सदी, इनमें से कोई नहीं। तो सामंतवाद जो मध्यकालीन यूरोप का एक प्रमुख विशेषता थी, इसका विकास कब हुआ है? तो इसका विकास हुआ है 11वीं शताब्दी या 11वीं सदी में। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 110, अब हम लोग आ रहे हैं पुनर्जागरण की ओर। पुनर्जागरण कालीन स्थापत्य का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण रोम स्थित सेंट पीटर का गिरजाघर था। इसके निर्माण का श्रेय किस वास्तुकार या किस वास्तुविद को दिया जाता है? माइकल एंजेलो, ब्राम्ते, राफेल, या इनमें से सभी? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब है इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 110 का जवाब है इनमें से सभी। पुनर्जागरण के टाइम में जो सेंट पीटर गिरजाघर जो बना है, इसके वास्तुकार माइकल एंजेलो, ब्राम्ते और राफेल थे। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 111, यूरोप में कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों की विजय के समय से आधुनिक युग का आरंभ माना जाता है। अब देखिए, यूरोप में आधुनिक युग का आरंभ कब माना जाता है? जब तुर्क लोग कुस्तुनतुनिया यानी कंस्टेंटिनोपल को जीत लेते हैं, तब का। ये कब हुआ? 1200, 1300, 1453 या 1553? तो इसका सही जवाब क्या है 111 का? तो 111 का सही जवाब हो जाएगा 1453। ये एक माइलस्टोन वाला ईयर है। कहने का मतलब ये चीज एक इतिहास का एक ऐसा कड़ी है जिसके बाद पूरा रूपरेखा ही बदल गया है पूरा यूरोप का। तो यूरोप में तुर्कों का द्वारा जो कुस्तुनतुनिया पर विजय कब का है? तो 1453। ये सवाल भी पूछ सकता है कि यूरोप में आधुनिक युग का शुरुआत कब हुआ? तो ये भी आपको मारना पड़ेगा कब? तो 1453। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 112, सवाल है, पुनर्जागरण काल का एक महान वास्तुविद होने के साथ साथ एक प्रमुख चित्रकार और मूर्तिकार कौन था? तो वास्तुविद यानी जो ऊपर ऑप्शन था उसमें भी होना चाहिए वो नाम, और मूर्तिकार चित्रकार भी होना चाहिए। तो राफेल, माइकल एंजेलो, लियोनार्दो दा विंची या ब्राम्ते? तो उस टाइम का जो क्वेश्चन नंबर 112 है, इसका सही जवाब क्या है? माइकल एंजेलो। हालांकि पेंटर में एक नाम लियोनार्दो दा विंची का है, लेकिन वास्तुविद ये नहीं थे, इसलिए वास्तुविद होने के साथ एक प्रमुख चित्रकार और मूर्तिकार माइकल एंजेलो। अगला सवाल, पुनर्जागरण किस देश से शुरू हुआ? इंग्लैंड, इटली, फ्रांस या जर्मनी? तो पुनर्जागरण शब्द जो शुरू हुआ है, पुनर्जागरण जो शुरू हुआ है, ये कब कहाँ से शुरू हुआ है ये आपसे पूछा गया है। तो इसका सही जवाब है इटली। पुनर्जागरण रेनेसा शब्द से बना है। इससे भी सवाल पूछता है, हो सकता है आगे भी आपका ऐड होगा। सवाल है, द लास्ट सपर नामक चित्र किस चित्रकार के द्वारा बनाया गया? माइकल एंजेलो, लियोनार्दो दा विंची, राफेल या इनमें से सभी? तो द लास्ट सपर का मतलब होता है अंतिम भोज, यानी आखिरी भोजन। तो जो अंतिम भोज है, यानी जो मृत्यु के बाद जो भोज दिया जाता है, वो वाला भोज, तो वो फोटो कौन बनाया था? तो वो फोटो बनाया गया है लियोनार्दो दा विंची के बारे में, जो एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक, चित्रकार, पेंटर, गायक, बहुत सारे गुणों के माहिर व्यक्ति थे लियोनार्दो दा विंची। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 115, सवाल यह है कि मोनालिसा चित्र किस चित्रकार की रचना है? माइकल एंजेलो, राफेल, लियोनार्दो दा विंची या दाते? तो मोनालिसा का चित्र अत्यंत फेमस चित्र है, जो एक महिला की हल्की मुस्कान लिए हुए एक फोटो है, जिसे बनाने का श्रेय जाता है किस पर? तो लियोनार्दो दा विंची को। अगला प्रश्न आपके लिए क्वेश्चन नंबर 116, सवाल है कि डिवाइन कॉमेडी किसने लिखा? वर्जिल, दांते, पेट्रार्क या सिब्रो? तो यहां सवाल है डिवाइन कॉमेडी किसने लिखा, क्वेश्चन नंबर 116। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सही जवाब हो जाएगा दांते। डिवाइन कॉमेडी की रचना किसने की है? तो दांते ने की है। अगला सवाल, मानवतावाद का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शंस आपके पास है, पेट्रार्क, जियत्रो, लियोनार्दो दा विंची या शेक्सपियर? तो सही जवाब क्या हो जाएगा मानवतावाद का जनक? तो वो जवाब हो जाएगा आपका पेट्रार्क। मानवतावाद का जनक पेट्रार्क को माना जाता है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 118, यूरोप में आधुनिक युग का प्रारंभ माना जाता है 1455, 1453, 1450, 1451। तभी आपको बताया गया कि कुस्तुनतुनिया पर
जो तुर्कों का जो विजय है वही यूरोप में आधुनिक युग का शुरुआत है, तो कब विजय प्राप्त हुआ ये सवाल भी पूछता है। आधुनिक युग का आरंभ ये भी सवाल पूछता है। दोनों का जवाब सेम, तो पीछे जो था वही जवाब होगा, यानी 1453 आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 119 सवाल है, निम्न में से किसे यूरोप का कालिदास कहा जाता है? जैसे भारत में कालिदास एक महान कवि हुए हैं, जैसे अभिज्ञान शकुंतला, मालविका अग्निमित्र, ये सभी लिखने के माहिर व्यक्ति कालिदास। तो यूरोप में कालिदास किसे कहा जाता है? रूसो, शेक्सपियर, दांते या लियोनार्दो दा विंची? तो एक महान लेखक होने के नाते शेक्सपियर को यूरोप का कालिदास का संज्ञा दिया जाता है। ये कालिदास के लिए एक महानता का सूचक है कि यूरोप में कालिदास का तुलना किया जा रहा है। अगला सवाल 120 सवाल है कि सौर मंडल में ग्रहों की गति संबंधित सिद्धांत किसने दिया? मार्को पोलो, विलियम हार्वे, केपलर या मैकियावेली? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? यह है आपका क्वेश्चन नंबर 120, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। क्या नियम दिया गया है वो भी आपको बताएं कि देखिए, पहले माना यह जाता था कि जो ग्रहों की गति है वृत्ताकार पक्ष में है, लेकिन केपलर में पहली बार ऐसा नियम दिया कि जो ग्रहों की गति है वो दीर्घ वृत्ताकार में है, और दीर्घ वृत्त का 2 फोकस होता है, एक फोकस में क्या है? सन है। और इस प्रकार आपका अर्थ का पोजीशन सालों भर पृथ्वी यानी अर्थ का पोजीशन सन से बराबर नहीं होता, बल्कि कभी ज़्यादा होता है तो कभी क्या होता है? कम होता है। ये ग्रहों की गति से संबंधित 3 नियम किसने दिया? तो ये केपलर के द्वारा दिया गया है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 121 सवाल है कि दी पाइटा नामक चित्र किसकी कृति है? दी पाइटा नामक चरित्र कहिए या चित्र कहिए? डोनातल्लो, वेसेलियस, लियोनार्दो दा विंची या माइकल एंजेलो? तो माइकल एंजेलो आपको पता है कि एक बहुत फेमस चित्रकार हुआ करते थे, जो कि वास्तुविद भी थे। तो यही वो नाम है जो इस सही सवाल का जवाब है। अगर दी पाइटा का संबंध किससे है आपको पूछा जाए तो माइकल एंजेलो। अगला सवाल 122 सवाल यहां कहता है, 1 मिनट, सवाल है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, यह सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? कोपरनिकस, गैलीलियो, जेबी प्रिस्टले या न्यूटन? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 122 का? तो सही जवाब है निकोलस कोपरनिकस। देखिए, निकोलस कोपरनिकस से आपको कई सवाल पूछ सकते हैं। ये पूछा जा सकता है कि सौर मंडल का खोज किसने किया, वो जवाब भी होगा। किसने यह बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, न कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर? ये भी होगा आपका कोपरनिकस। सवाल जो पूछा है पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, सिद्धांत किसने दिया? तो ये भी होगा आपका कोपरनिकस। आपको याद रखना है। अगला सवाल, रेनेसा का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो पिछला जन्म, पुनर्जन्म, बुद्धिजीवी या अंधकार युग? तो इसका रेनेसा का जो शाब्दिक अर्थ जो होता है, वर्ड का मीनिंग, वो होता है पुनर्जन्म। और इसे हम लोग आधुनिक युग में किस नाम से हम लोग दे रहे हैं इसे? तो पुनर्जागरण। पुनर्जागरण को ही हम लोग क्या कहते हैं? पुनर्जन्म। यानी एक नए सोच के साथ आना और एक नया सोच के साथ समाज को एक नया गति देना, यही है रेनेसा यानी पुनर्जागरण। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 124 पुनर्जागरण काल में इटली का सबसे प्रसिद्ध बौद्धिक नगर कौन सा था? यानी इटली का फेमस नॉलेज सेंटर आपसे पूछा गया है। फ्लोरेंस, पाडुआ, वेनिस या रोम? तो नाम आपका बौद्धिक नगर में आपका आता है फ्लोरेंस का। भावना में बह के आपको रोम नहीं मारना है, सही जवाब फ्लोरेंस है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 125 सवाल है, अरबी भाषा में प्लेटो को किस नाम से जाना जाता है? खातून, अफलातून, बुद्धिजीवी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा अफलातून। प्लेटो को क्या माना जाता है? अफलातून। अफलातून के नाम से जाना जाता है अरबी भाषा में, यानी अरबी भाषा में अफलातून के नाम से प्लेटो को ही तो जानते हैं। अगला सवाल, न्यू टेस्टामेंट क्या है? ऑप्शंस है चित्र, एक प्रकार का कर, बाइबल का एक खंड या मशीन आविष्कार? तो बाइबल कई हिस्सों में विभाजित है और बाइबल का ही एक टुकड़ा क्या है? न्यू टेस्टामेंट, जो कि उस दौरान चर्चा में था, इसीलिए इसकी बात यहां रखी गई है। अगला प्रश्न, छापे खाने में सर्वप्रथम कौन सी पुस्तक छपी थी? कुरान, बाइबल, द ट्रुथ या उपरोक्त सभी? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बाइबल। ये सवाल पूछ सकता है कि छापाखाना का आविष्कार यानी खोज कौन किया, आविष्कार कौन किया? तो ये सवाल ज्यादा फेमस है बल्कि, तो इसका जवाब हो जाएगा गुटेनबर्ग। ये आपको याद रखना है, किसने किया? गुटेनबर्ग। सबसे पहले कौन किताब छापा गया? तो बाइबल। अगला सवाल, ग्रेगोरियन कैलेंडर किस पोप द्वारा पेश किया गया था? तो अभी जो कैलेंडर जो चलता है जनवरी फरवरी, उसे ग्रेगोरियन कैलेंडर कहते हैं, जो कि आपका सौर कैलेंडर है। और जो भारत में जो चलता है राष्ट्रीय कैलेंडर, वो आपका शक संवत के हिसाब से चैत बैसाख वाला चलता है, जिसमें से आज आपका 1 चैत है। होली के दिन आपका क्या होता है? 1 चैत होता है।
तो ग्रेगरियन कैलेंडर किस पोप द्वारा पेश किया गया था? तो एवरिस्टस, पायस प्रथम, ग्रेगरी 13 या पीटर सेंट। तो इसका सही जवाब, जैसा कि आप नाम से भी थोड़ा बहुत गेस तो कर ही सकते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ग्रेगरी 13। ग्रेगरियन कैलेंडर किस पोप द्वारा पेश किया गया? तो सही जवाब है ग्रेगरी 13। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 129। सवाल है, द प्रिंस नामक पुस्तक किसने लिखा? माइकल एंजेलो, रूसो, दांते या मैकियावेली? तो द प्रिंस नामक पुस्तक लिखने का श्रेय जाता है मैकियावेली, और मैकियावेली एक बहुत बड़े फिलोसोफर थे, दार्शनिक थे। अगला सवाल, अमेरिका की खोज कब और किसने की? 1492 में कोलंबस, 1501 में मैगलन, 1498 में वास्को डी गामा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1492 में कोलंबस। बाकी चीज अगर बात करें तो वास्को डी गामा ने 1498 में किसकी खोज की? तो भारत की। 1501 में मैगलन ने क्या किया? तो विश्व यात्रा किया। ये आपको याद रखना है, विश्व यात्रा, पूरे विश्व का भ्रमण। और 1492 में कोलंबस ने क्या किया? तो ये अमेरिका का खोज किया। अगला सवाल, दूरबीन का आविष्कार किसने किया? कोपरनिकस, न्यूटन, गैलीलियो या केपलर? तो दूरबीन का आविष्कार करने का श्रेय अगर किसी में जाता है तो गैलीलियो। जड़त्व का नियम भी किसने दिया? तो जवाब क्या होगा? गैलीलियो। अच्छा, निकोलस कोपरनिकस का जो खोज जो था सौरमंडल, उसको मजबूती देने का काम भी किसका है? गैलीलियो। और गैलीलियो और एक चीज के लिए फेमस है। अरस्तु का कहना था कि अगर एक बड़ा वस्तु एक छोटा वस्तु को अगर धरती में गिराया जाए एक ही हाइट से तो दोनों अलग अलग टाइम में गिरेगा। गैलीलियो ने इसे इस पीसा की झुकी हुई मीनार से प्रैक्टिकल करके दिखाया कि दोनों एक ही साथ में गिरेगा। एक आधा केजी का लिया और एक 5 केजी का लोहा लिया और दोनों को एक साथ गिराया और गिरा के बाकी लोगों को भी बताया कि ये एक ही साथ गिरेगा। लेकिन फिर भी वहां के लोग नहीं माने और गैलीलियो को यह बात बताने के लिए, और पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाते हैं, यह बात बताने के एवज में इन्हें 22 दिन का जेल भी हुआ था। अगला प्रश्न 132। सवाल यह है कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? गैलीलियो, कोपरनिकस, न्यूटन या केपलर? तो गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत के देने में किसका नाम आता है? ये सवाल तो आप लोग चुटकी में बना सकते हैं, न्यूटन, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 133। सवाल कहता है कि लंदन में रॉयल सोसाइटी की स्थापना कब हुई? 1672, 1660, 1678 या 1680? तो लंदन में रॉयल सोसाइटी की स्थापना कब हुई है, यह सवाल पूछा गया है। तो सही जवाब है 1660 ईस्वी में लंदन में रॉयल सोसाइटी की स्थापना हुई। अगला सवाल, पुनर्जागरण काल में महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने के लिए किसने प्रेरित किया? मार्टिन लूथर, ऑप्शन है आपके पास, मार्टिन लूथर या कसंद्रा फंडेल या इब्न रश्द या फिर अरस्तु? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कसंड्रा फडेल ने महिलाओं को पुनर्जागरण के काल में शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया और महिला सशक्तिकरण और महिला उत्थान के क्षेत्र में अपना योगदान दिया। अगला प्रश्न, द सिविलाइजेशन ऑफ रेनेसा, द सिविलाइजेशन ऑफ रेनेसा यानी पुनर्जागरण की सभ्यता नामक पुस्तक की रचना किसने की? लियोपोल्ड बराके, जैकब बर्कहार्ट या मार्टिन लूथर या पेट्रार्क? तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब आपका ऑप्शन बी है, यानी जैकब बर्कहार्ट ने द सिविलाइजेशन ऑफ रेनेसा नामक पुस्तक की रचना की। अगला सवाल, आधुनिक युग का पुनर्जागरण युगीन प्रमुख राजनीतिक चिंतक था? आधुनिक युग का पुनर्जागरण युगीन प्रमुख राजनीतिक चिंतक कौन था? दांते, मैकियावेली, हॉब्स या इनमें से सभी? तो उस दौरान का सबसे प्रमुख कौन? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आप इसमें सभी में भी जा रहे होंगे तो उम्मीद है आप सही हैं। बिल्कुल सही, आपका जवाब सही है, इनमें से सभी। दांते, हॉब्स, मैकियावेली ये सभी फेमस राजनीतिक चिंतक थे, फिलोसोफर। अगला सवाल, दक्षिण अमेरिका के मूल निवासी बड़े पैमाने पर क्या करते थे? पशुचारण, व्यापार, खेती या बैंकिंग? तो दक्षिण अमेरिका के मूल निवासी बड़े पैमाने पर अगर कोई काम करते थे तो वो आपका है खेती, जो कि एक प्राइमरी एक्टिविटी है। अगला सवाल, 1942 में, अच्छा यहाँ देखिए 1942 लिखा हुआ है, ये आपका उलट दिया गया है, यहाँ आपका 1492 होना चाहिए। 1492 ईस्वी में अमेरिका का खोज का श्रेय कोलंबस को जाता है। तो वह कहाँ का रहने वाला था? जापान, जर्मनी, स्पेन की ऑस्ट्रेलिया? एकदम सीधा पूछ लिया गया है कि कोलंबस कहाँ का रहने वाला था? तो सही जवाब क्या है? स्पेन का रहने वाला था। कौन? तो कोलंबस। अगला सवाल, यूरोपियों द्वारा उपनिवेश की स्थापना का क्या कारण था? अमेरिका को या फिर बाकी जगह को? कच्चे माल की प्राप्ति, निर्मित माल की खपत, ईसाई धर्म का प्रचार या इनमें से सभी? तो देखिए, कच्चे माल प्राप्त करना ये भी ठीक है, निर्मित माल जो माल बनाते थे वो खप जाएगा, ईसाई धर्म का भी प्रचार हो जाएगा।
तीनों चीज को लेके यूरोपीय द्वारा बाकी दुनिया में उपनिवेशीकरण को जोर दिया गया। औपनिवेशीकरण यानी कोलोनाइजेशन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 140। सवाल है कि वह जलदस्यु कौन था जो अपनी यात्रा के बाद काफी धन लेकर ब्रिटेन लौटा और रानी एलिजाबेथ ने उसे नाइट की उपाधि थी? ड्रेक, मैगलन, केवट या डेविन? तो किसे नाइट की उपाधि थी? मैगलन भी यात्री था, लेकिन मैगलन के साथ यह बात नहीं था, इसीलिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या होगा? तो वो होगा आपका 140। 140 का जवाब ड्रेक। यानी ड्रेक एक ऐसा जलदस्यु था जो अपनी यात्रा के बाद बहुत सारा धन लेके लौटा, और इतना धन लेके लौटा कि रानी एलिजाबेथ उसे बगैर लड़े ही लड़ाकू यानी नाइट का उपाधि दे देती है। तो यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो अगला प्रश्न जो आपका है वो आपका है 141वां सवाल। सवाल यहाँ क्या कहता है वो हम लोग देख लें। नेटिव का क्या अर्थ है? वे लोग जो किसी स्थान पर अन्य स्थान से आकर बस गए, वे लोग जो अपने मौजूदा स्थान पर ही जन्म लिया, या वे लोग जो शिकार करके उन्हें खाता है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जो नेटिव हैं यानी जो हम लोग कह सकते हैं समझने के लिए आदिवासी। तो इसका मतलब ये है, खास करके इसका मीनिंग अगर बोला जाए तो वे लोग जहाँ पर वे रह रहे हैं वहीं पर उन्होंने जन्म लिया, उन्हें क्या कहा जाता है? नेटिव कहा जाता है। और वर्तमान हिसाब से उनकी पीढ़ी अगर वहीं रहते हैं जहाँ वे वर्तमान में वहीं रहते थे, जहाँ वर्तमान में रहते हैं, तो उन्हें नेटिव कहा जाता है। अगला प्रश्न, उत्तरी अमेरिका के लोग किसके मांस का अधिक प्रयोग करते थे? घोड़ा, बकरी, सुगर या बायसन? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसमें से आपका सही जवाब है बायसन। उत्तरी अमेरिका के लोग ज्यादातर बायसन के मांस का प्रयोग करते थे। अमेरिका स्वतंत्र देश कब बना? 1127, 1783, 1776 या 1772? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अमेरिका स्वतंत्र देश कब बना? तो अमेरिका आज़ाद हुआ आपका 4 जुलाई 1776 को। बल्कि प्रत्येक वर्ष 4 जुलाई को अमेरिका का आज़ादी का दिवस मनाया जाता है, आपको पता होगा। अगला सवाल है कि रेड इंडियन कौन थे? रेड इंडियन उत्तरी अमेरिका के जंगली जानवर, भारत के लोग, गेहूं वर्ण के लोग जिनको कोलंबस ने गलती से इंडियन समझा, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब आपका है ऑप्शन सी। देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जब कोलंबस निकला था तो सोने की चिड़िया अर्थात भारत की खोज में, लेकिन अटलांटिक महासागर चूंकि अंध महासागर है उसमें लोग भूला जाते हैं, तो वो भी भूल गया और भूल के पहुंच गया अमेरिका। और गेहूं वर्ण के लोग जो वहाँ मिले उन्हें वो इंडियन समझा गलती से, उन्हें ही क्या कहा जाता है? रेड इंडियन, क्योंकि उसको लगा हम इंडिया पहुंच गए, बाद में पता चला यह इंडिया नहीं है। अगला सवाल, उदात्त, उत्तम, जंगली यह शब्द किन लोगों के लिए प्रयुक्त किया गया था? भारत के निवासी, यूरोप के निवासी, अमेरिका के मूल निवासी, ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी? तो यह शब्द जो है उदात्त, उत्तम, जंगली यह प्रयोग किया गया था अमेरिका के मूल निवासियों के लिए जिन्हें कोलंबस ने खोजा था। अगला सवाल, मूल बाशिंदे यूरोपीय लोगों को उपहार में क्या देते थे? यानी अमेरिका के जो मूल बासिंदे जो नेटिव लोग होते थे, यूरोपीय जो लोग उपनिवेशीकरण करने गए थे, उन्हें उपहार में क्या देते थे? मछली, रोएदार खाल, बारूद, शराब या फर्नीचर? तो यूरोपीय लोगों को उपहार में मिलता था मछली और रोएदार खाल यानी चमड़े। और इससे अपोजिट एक सवाल है कि यूरोपीय लोग मूल बासिंदों को क्या देते थे? जब उन लोग रोएदार खाल वगैरह देते थे तो क्या देते थे? रॉकेट, ऑप्शन है आपके पास, रॉकेट, कंबल, लोहे के बर्तन, बंदूकें, शराब, सोना चांदी, उपरोक्त में से कोई नहीं? तो यूरोपीय बदले से मूल लोगों को क्या देते थे? तो वे देते थे बदले में कंबल, लोहे के बर्तन, बंदूकें और शराब इत्यादि देते थे। और उन लोग क्या देते थे? यहाँ आप देख सकते हैं मछली और रोएदार खाल। अगला सवाल, यूरोप के प्रवासियों के आगमन का मुख्य कारण क्या था? यूरोप के प्रवासियों का आगमन का मुख्य कारण, यानी अमेरिका को वे लोग उपनिवेश करने गए, औपनिवेशीकरण करने गए, तो क्यों गए? कारण क्या था? मूल निवासियों से मित्रता करने, मूल निवासियों पर रिसर्च करने, परिवार में छोटे होने के कारण पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी नहीं बन पाना, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब क्या है? ये ऑप्शन सी है। यूरोपियन लोगों का परिवार में जब छोटे होते थे बहुत सारे लोग, तो यूरोप में जमीन कम, आबादी ज़्यादा, यानी डेंसिटी ज़्यादा, तो पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी बन नहीं पाते थे, यानी बपौती जो धन दौलत होता है उसमें कोई हिस्सा उनका होता नहीं था। इसलिए वे दूसरे देश में चले जाते थे। जहां भी अंग्रेजों का टीम, यूरोपियन टीम जाता था किसी दूसरे देश में कब्जा करने या किसी दूसरे देश में रोजगार की तलाश में, इसलिए यूरोप से प्रवासियों का आगमन अमेरिका की ओर ज्यादा हुआ। अगला सवाल,
शराब और चीनी के उद्योग अमेरिका के किस उपनिवेश में स्थापित हुए? न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, मैरीलैंड या इनमें से सभी? तो शराब और चीनी के उद्योग अमेरिका के किस जगह पर स्थापित किया गया? तो इसका सही जवाब क्या है? तो सही जवाब है मैरीलैंड। मैरीलैंड में शराब और चीनी के उद्योग बहुत ज़्यादा मात्रा में स्थापित किए गए। अगला सवाल, यूरोपीय बस्तियों को क्या कहा जाता था? यानी यूरोप के लोग जहां जाके बस जाते थे। कॉलोनी, फ्रेंचाइजी, साम्राज्यवादी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कॉलोनी। यूरोप के बस्ती जो औपनिवेशिक देशों में बनाए जाते थे, जहां यूरोपियन लोग रहते थे, उसे एक विशेष नाम दिया जाता था, कॉलोनी। और यही कॉलोनी शब्द से बना है कॉलोनियलाइजेशन, यानी कुल मिलाकर औपनिवेशीकरण। अगला सवाल, संयुक्त राज्य अमेरिका में दास प्रथा का अंत कब हुआ? 1860, 1865, 1855 या 1863? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो सही जवाब है 1865 ईस्वी में। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 152, अमेरिका में दास प्रथा के अंत में किस अमेरिकी राष्ट्रपति का योगदान है? जॉर्ज बुश, जेफरसन, अब्राहम लिंकन या जॉर्ज वाशिंगटन? तो अमेरिका में दास प्रथा के अंत में अगर कोई राष्ट्रपति का योगदान है तो वो व्यक्ति कौन है? तो अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन बहुत ही फेमस राष्ट्रपति गुजरे हैं अमेरिका से। अगला सवाल, अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन, अब्राहम लिंकन, जॉर्ज बुश या इनमें से कोई नहीं? तो अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन थे और उन्हीं के नाम पर अमेरिका का राजधानी वाशिंगटन डीसी है। अगला सवाल, अमेरिगो वेस्पुकी किस देश से संबंधित था? यह वही व्यक्ति है जिसके नाम पर अमेरिका का नाम पड़ा है। अमेरिगो वेस्पुकी ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इटली या फ्रांस? तो सवाल यह है कि वह व्यक्ति था कहाँ का? तो उसका ताल्लुक कहाँ से था? तो ताल्लुक उसका इटली था, इस इटली से था। क्वेश्चन नंबर 154। अगला सवाल 155, सवाल है कि ऑस्ट्रेलिया का खोज किसने की? तो मार्को पोलो, पिजारो या कार्टेज या कैप्टन कुक? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया का खोजकर्ता के नाम में कैप्टन कुक। कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया का खोज किया। कोलंबस ने अमेरिका का खोज किया। वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। अगला सवाल, तस्मान ने न्यूजीलैंड की खोज कब की? इसमें आपका एक सवाल यह भी बन सकता है कि न्यूजीलैंड को खोज किसने किया? तस्मान। सवाल यह है कि कब किया? 1622, 1632, 1642 या 1652? तो तस्मान ने न्यूजीलैंड का खोज जब किया तो वो ईयर था 1642। तो 1642 में तस्मान ने न्यूजीलैंड की खोज की। अगला सवाल, दास प्रथा के प्रश्न को लेकर 1861 से 65 के बीच किस देश में गृह युद्ध लड़ा गया? कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका या इंग्लैंड? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब है संयुक्त राज्य अमेरिका। आपको पता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में दास प्रथा को अंत करने में सबसे ज्यादा योगदान किनका था? तो अब्राहम लिंकन का। ऊपर आपने पढ़ा। और फाइनली 1865 तक दास प्रथा का अंत हो गया। अगला सवाल, अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने मूल निवासियों को आभासी नस्ल, यहाँ आभासी नहीं है बल्कि आभागी है, जो वर्ड लिखा हुआ है वो आभागी है, आभागी नस्ल का? वाशिंगटन ने, अब्राहम लिंकन ने, थॉमस जेफरसन ने या कैनेडी ने? तो अमेरिका के मूल निवासियों को, यानी वहाँ के जो ओरिजिनल्स लोग हैं, एब्रिजिनल्स, उन्हें वो आभागी नस्ल कहता है। तो ये तुच्छ व्यक्ति कौन है? तो ये तुच्छ व्यक्ति का नाम है थॉमस जेफरसन, जो कि अमेरिका का राष्ट्रपति गुजरा है। अगला सवाल, ऑस्ट्रेलिया की शुरुआती मानव को क्या कहा जाता था? अब आते हैं थोड़ा ऑस्ट्रेलिया की ओर। ऑस्ट्रेलिया की शुरुआती मानव या आदि मानव? एबरीजिनीज या चिरांकी या होमो इरेक्टस या होमोसेपियंस? तो इसका सही जवाब है एबनरीजिनीज। होमोसेपियंस तो इंसान का वैज्ञानिक नाम है। अगला सवाल, किस डच यात्री ने सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया को देखा? सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया को देखने वाले डच यात्री? जॉनसन, जमशेद, जेम्स या वास्को डी गामा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 160 का जॉनसन। जॉनसन नामक डच यात्री ने सबसे पहले किसे देखा? ऑस्ट्रेलिया को देखा। अगला सवाल, ट्रेवल्स किसकी कृति है? अमेरिगो डे वेस्पुकी, कोलंबस, जॉन केवट या इनमें से कोई नहीं? कोलंबस किसकी कृति है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अमेरिगो डे वेस्पुकी, जिसके नाम पर अमेरिका का नाम पड़ा है। अगला सवाल, अमेरिका के लोग आपसी समझौता होने पर उपहार के रूप में क्या भेंट देते थे? ऑप्शंस आपके पास है, फूलों की हार, फलों की हार, चमड़े की बेल्ट या वेम्पुम बेल्ट? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? उपहार के रूप में अमेरिका के लोग एक दूसरे को क्या देते थे? तो वे देते थे वेम्पुम बेल्ट। अब सवाल यह है कि ये वेम्पुम बेल्ट क्या होता था? तो सवाल भी है यहाँ, वेम्पुम बेल्ट क्या था? कांच से बनाई बेल्ट, सोने से बनी बेल्ट,
या कागज से बनाई बेल्ट या रंगीन सीपियों को जोड़कर बनाई बेल्ट? तो इसका सही जवाब है रंगीन सीपियों से जोड़कर बनाई बेल्ट को ही वेम्पुम बेल्ट बोलते थे, और जिसे अमेरिका के लोग आपसी समझौता होने पर उपहार स्वरूप एक दूसरे को दिया करते थे। अगला सवाल, ऑस्ट्रेलिया के बीच की भूमि कैसी है? उपजाऊ, हरी भरी, मरुस्थल या जलमग्न? तो ऑस्ट्रेलिया की बीच की भूमि क्या है? मरुस्थल। ऑस्ट्रेलिया का आपको पता होना चाहिए कि 97% इलाका में मात्र 3% आदमी रहता है और 3% इलाका में 97% आदमी रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑस्ट्रेलिया के केवल किनारे किनारे इलाके में केवल बाकी लोग हैं, बाकी बीच में पूरा आपको बंजर ही मिलेगा, यानी मरुस्थल। अगला सवाल, जॉन विल्केस बूथ द्वारा किस अमेरिकी राष्ट्रपति की हत्या की गई? जॉर्ज वाशिंगटन, जेफरसन, अब्राहम लिंकन या हैमिल्टन? तो जॉन विल्केस बुश द्वारा किस अमेरिकी राष्ट्रपति की हत्या की गई? तो ये हत्या किया गया था अब्राहम लिंकन का। तो अब्राहम लिंकन इतने फेमस राष्ट्रपति होने के बावजूद सोचिए कि उनका हत्या हुआ है। अगला सवाल, प्रेयरी चारागाह कहाँ था? जो कि अभी भी है, यहाँ था के जगह में है होना चाहिए। तो ऑप्शंस आपके पास क्या क्या है? उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड? तो प्रेयरी चारागाह यानी घास का मैदान, ये कहाँ था? तो कहाँ है या था? ये है उत्तरी अमेरिका में, जिसे एक और नाम दिया जाता है, जिसे अलग नाम जो देते हैं वो होता है ब्रेड बास्केट। तो गेहूं का उत्पादन वहाँ सबसे ज़्यादा होने के कारण ब्रेड बास्केट का संज्ञा प्रेयरी को दिया जाता है। अगला सवाल, ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी कहाँ से आए थे? न्यू गिनी, तस्मानिया, न्यू साउथ वेल्स या सिडनी? तो ऑस्ट्रेलिया का लोकेशन के जस्ट ऊपर कुछ देशों का समूह है, द्वीपों का समूह, वहां से ही ऑस्ट्रेलिया के निवासी आए थे, और उस जगह को क्या बोलते हैं? तो उस जगह को बोलते हैं न्यू गिनी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 168 सवाल है, कनाडा का मुख्य फसल क्या है? गेहूं, मक्का, फल या उपरोक्त सभी? तो कनाडा का मुख्य फसल पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर है आपका 168। तो गेहूं और मक्का दोनों होने के कारण, फल फूल सभी होने के कारण यहाँ आपका उपरोक्त सभी आपका सही होगा। अगला सवाल, कैलिफोर्निया में सोने की खोज किसने की? जॉनसन, मार्शल, रूसो या इनमें से कोई नहीं? तो कैलिफोर्निया में सोने की खोज करने का श्रेय अगर जाता है तो जाता है वो मार्शल को। क्वेश्चन नंबर 169। अगला सवाल, कनाडा का कितना प्रतिशत भाग जंगलों से घिरा है? 30, 25, 40 या 50? तो यहाँ बात कनाडा की पूछी गई है, क्वेश्चन नंबर 170। तो कनाडा का 40% भाग जंगलों से घिरा है। अगला सवाल, आंसू की राह नामक सफर अमेरिका के किस कबीले से जुड़ा है? चिरोकी, खबुकर, उन्ना या कुरैशी? तो आंसू की राह चिरोकी नामक कबीले से जुड़ा हुआ एक मतलब रचना है। अगला सवाल, चिरोकी कहाँ के निवासी थे? कुस्को, लुसियाना, अलास्का या जॉर्जिया? तो अमेरिका के तो थे, लेकिन देखिए यहाँ ऑप्शन आपसे डी पूछा गया है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा जॉर्जिया। जो चिरोकी जो थे, जिनसे संबंधित है आंसुओं की राह, वे जॉर्जिया के निवासी थे। अगला सवाल, आयरलैंड किस देश का उपनिवेश था? फ्रांस, जर्मनी, जापान या इंग्लैंड? तो आयरलैंड किस देश का उपनिवेश था? तो इसका सही जवाब है इंग्लैंड। अभी भी आयरलैंड का कुछ हिस्सा तो इंग्लैंड के हिस्से में ही आता है। अगला सवाल, प्रथम विश्व युद्ध की अवधि क्या थी? 1913 से 17, 14 से 19, 14 से 18, 16 से 19? तो प्रथम विश्व युद्ध की अवधि आपको पता है 1914 से 18 थी, और द्वितीय विश्व युद्ध की जो अवधि जो थी द्वितीय विश्व युद्ध की, वो 1939 से 1945 थी। 1939 से 1945 ये द्वितीय विश्व युद्ध की अवधि थी। अगला प्रश्न, मंचू राजवंश चीन में स्थापित हुआ कब? मंचू राजवंश 1633, 1644, 1677 या 1544? यहाँ मंचू राजवंश के बारे में पूछी गई है, तो इसका सही जवाब है 1644 एज पर एनसीईआरटी। अगला प्रश्न, जापान में औद्योगिक प्रदूषण के खिलाफ पहला आंदोलन कब छेड़ा गया? 1897, 1899, 1885, 1886? तो सोचिए, इतना दिन पहले वे लोग जागरूक थे औद्योगिक प्रदूषण के खिलाफ, और हमारे देशवासी अब भी जागरूक नहीं है। इसका सही जवाब है 1897। 1897 यह बहुत ही ज़्यादा लंबा समय पहले, एक तरह से अभी से 125 साल पहले जापान के लोग औद्योगिक प्रदूषण के खिलाफ आंदोलन चलाए, तो उनका जागरूकता को यह बात सूचित करता है। अगला सवाल, आधुनिक चीन के संस्थापक किसे माना गया है? सन यात सेन, कांग यूबी, माओ त्से तुंग या लियांग कीचाओ?
तो इसका सही जवाब है सन यात सेन। सन यात सेन को आधुनिक चीन के संस्थापक कहा जाता है, खास करके तब जब चीनी क्रांति हुई उसके बाद। अगला सवाल, अफीम युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ? चीन जापान, चीन ब्रिटेन, जापान ब्रिटेन, चीन अमेरिका। तो अफीम युद्ध किन दो देशों के बीच लड़ा गया, यह सवाल पूछा गया है। तो यह चीन और ब्रिटेन के बीच लड़ा गया अफीम युद्ध। अगला सवाल है 179। सवाल यह है कि अफीम युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई? नानकिंग या शिमोनोसेकी या पेकिंग या टाइपिंग। तो चीन और ब्रिटेन के बीच लड़ी गई अफीम युद्ध जो हुई थी, उसके लड़ाई होने के बाद जो संधि हुआ वो संधि का नाम है नानकिंग संधि। अगला सवाल, दूसरे विश्व युद्ध में जापान ने अमेरिका के किस स्थान पर हमला किया था? जापान हमला किया था अमेरिका में और उसी का बदला में अमेरिका बम गिराया। तो जापान अमेरिका के कौन जगह में हमला किया था? अल्पासो, न्यूयॉर्क, पर्ल हार्बर या शिकागो। तो इसका सही जवाब है पर्ल हार्बर। पर्ल हार्बर को जापान उड़ा ही दिया था। अगला सवाल, जापान की पहली रेल लाइन किन बंदरगाहों के बीच बिछाई गई? कोबे ओसाका, टोक्यो नाहा, टोक्यो योकोहामा, योकोहामा बोमा। तो इसका सही जवाब है टोक्यो से योकोहामा तक जापान की पहली रेल लाइन बिछाई गई थी। अब सवाल है कि सन यात सेन ने 1905 में जापान में किस संस्था की स्थापना की? तुंगमेंग हुई या कुओमिंतांग या कुआंग या ताइपिंग टाइनिंग। तो इसका सही जवाब जो सन यात सेन का जो संस्था था जापान में, उसका नाम था तुंगमेंग हुई। अगला सवाल, चीन की सबसे प्रमुख जातीय समूह है कान, हान, चान या फान। तो चीन की प्रमुख जातीय समूह का नाम है हान। अगला प्रश्न, जापान की संसद को क्या कहा जाता है? जापान की संसद है टाइड, टाइड, डाइट या डाई। तो इसका सही जवाब है डाइट। जैसे जापान की संसद को डाइट बोलते हैं, भारत में संसद को संसद बोलते हैं, अफगानिस्तान में मजलिस बोलते हैं, अमेरिका में आपका सीनेट चलता है। अगला सवाल, ताइवान चीन से कब अलग हुआ? ताइवान को तो अभी भी चीन अपने आप से अलग नहीं मानता है, लेकिन फिर भी ताइवान चीन से कब अलग हुआ? तो ताइवान चीन से 1949 में अलग हुआ। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1949। इसका एग्जैक्ट आप जानिए। ताइवान चीन से 1949 में अलग हुआ। ताइवान का राजधानी है तैपेई और चीन अभी भी ताइवान को अलग देश नहीं मानता है। अगला सवाल, मंचू राजवंश की समाप्ति के बाद यानी उपरांत किसके नेतृत्व में चीन में गणतंत्र की स्थापना हुई? थियांग कोइशोक, सन यात सेन, कांग यूई या बक क्लेटर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 186 का सन यात सेन। इसीलिए सन यात सेन को आधुनिक चीन के संस्थापक के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल, टोक्यो से लेकर योकोहामा तक रेलवे लाइन कब बिछाई गई? तो सबसे पहली जापान में रेलवे लाइन तो ये थी, लेकिन कब? 1970, 1971, 1972 या 1973। तो इसका सही जवाब क्वेश्चन नंबर 187 का एज पर ऑप्शन आपका हो जाएगा 1973। लेकिन जो इसका एग्जैक्ट ईयर है वो आपका 1872 है। तो यहाँ एक तरह से देखा जाए तो आपका ऑप्शन में थोड़ा सा गड़बड़, तो थोड़ा सा क्या, ये तो 100 साल का गड़बड़ है। ये 19-20 का फर्क नहीं बल्कि कुछ ज़्यादा का फर्क है। ये रेलवे लाइन आपका 1872 आसपास में ही किया गया था। अगला सवाल, क्योटो का नया नाम क्या है? ओसाका, टोक्यो, नागोया या सिडनी। तो क्योटो का नया नाम वर्तमान में क्योटो किसे कहा जाता है? क्योटो कहा जाता है वर्तमान ओसाका को, और ओसाका को पूर्व का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। अगला सवाल, कोरिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? पार्क खान है, पार्क खान, किम डे या किम से हांग। तो कोरिया की पहली महिला राष्ट्रपति का क्या नाम था? पार्क खान है। ये नाम से भी आप याद रख सकते हैं, थोड़ा बिल्कुल अजीब है। अगला सवाल देखिए, जापान ने 1910 ईस्वी में कोरिया पर जबरन कब्जा कर लिया, कोरिया पर, जिससे किस राजवंश का अंत हुआ? जोसोन, मंजू, चिवांग या छिग। यानी कोरिया पर कब्जा किया जापान, तो कोरिया में किस वंश का अंत हुआ? तो सही जवाब है जोसोन राजवंश। अगला सवाल, जापान में पहली बार महिलाओं ने कब मतदान किया? 1944, 1949, 1955 या 1946। तो जापान में महिलाओं ने सबसे पहले मतदान किया 1946 ईस्वी में। तो ये सभी कितने इंपॉर्टेंट सवाल है आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न, जापान को अपने में से एशिया को
निकाल फेंकना चाहिए, यानी जापान को ही एशिया को निकाल फेंकना चाहिए, यह कथन किसका है? मियाके सेतासुरे, तानाको सोजो, एमोरी या फुकुजावा युकिची? तो जापान एशिया को निकाल फेंकेगा, सोचिए ऐसा कथन किसका है? तो ये कथन है फुकुजावा युकिची नामक एक जापानी नेता का। अगला सवाल, 17वीं शताब्दी के मध्य तक जापान का कौन सा शहर दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला शहर बन गया? ओसाका, क्योतो, एदो या निशिजी? तो 17वीं शताब्दी तक दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर एदो बन गया, जापान का एदो। वर्तमान जापान का राजधानी है टोक्यो। अगला सवाल देखिए, धर्म सुधार आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? मैकियावेली, मार्टिन लूथर, केल्विन या संत इग्नियस लोएला? तो धर्म सुधार आंदोलन के प्रमुख नेता का नाम पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर है आपका 193। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा मार्टिन लूथर। इसका सही जवाब है मार्टिन लूथर। अगला प्रश्न है, किस देश का नाम एक पेड़ के नाम पर रखा गया है? ऑप्शंस आपके सामने है, पेरू, ब्राजील, कनाडा और चिली। किस देश का नाम एक पेड़ के नाम पर रखा गया है? तो सही जवाब आपका है ब्राजील। ब्राजील देश का नाम एक पेड़ के नाम पर रखा गया है। अगला सवाल है, अमेरिका ने किस वर्ष जापान पर परमाणु बम गिराया? 1940, 1942, 1944 या 1945? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1945। लेकिन आपको हम लोग याद करवाएंगे पूरा डेट के साथ। देखिए पूरा डेट के साथ आप इसे जरूर याद करें, आपको बहुत काम देने वाला है। एक डेट है आपका 6 अगस्त 1945, एक डेट है आपका 9 अगस्त 1945। 6 अगस्त को गिराया गया कहाँ? तो हिरोशिमा में। 6 अगस्त को हिरोशिमा में। और 9 यानी नागा, 9 और नागा मिलता जुलता है, तो नागासाकी में गिराया गया 9 अगस्त। अब देखिए दो ही डेट है, 6 और 9, और जब 9 को नागा है तो 6 को क्या है? हीरो है। अगला सवाल, कि जिस काल की कुछ लिखित जानकारी नहीं है उसे क्या कहते हैं? प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल या ताम्रपाषाण काल? तो कोई लिखित जानकारी अगर कोई काल का नहीं है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे प्राग ऐतिहासिक काल कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 197 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो आपका ये हो जाएगा आदि ऐतिहासिक काल। जैसे देखिए इसमें आपका नो रिटन प्रूफ, कोई भी लिखा हुआ प्रूफ नहीं मिलेगा। इसमें आपका रिटन प्रूफ मिलेगा लेकिन अनरीडेबल, यानी पढ़ा हुआ नहीं है। इसमें आपका रिटन प्रूफ मिलेगा और पढ़ा जा सकता है, तो उसको ऐतिहासिक काल। अगला सवाल, चीनी क्रांति कब हुई? 1949, 1811, 1911 या 1921? तो चीनी क्रांति का आपको वक्त पूछा गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1911। क्रांतियों में आपसे कुछ क्रांतियों सवाल पूछे जाते हैं, जैसे 1789 फ्रांसीसी क्रांति, आपका फिर 1917 रूसी या बोल्शेविक क्रांति, और 1911 चीनी क्रांति। दुनिया में ये तीनों क्रांति से संबंधित बहुत सारे एग्जाम में, अलग अलग एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। अगला सवाल, घटना के कालक्रम को क्या कहा जाता है? घटना जो हुआ है उसका हेरार्कियल, जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो सजाते हैं उसके कालक्रम को क्या कहते हैं? संख्या का गिनना, दिन, सुबह या इतिवृत्त? तो इसका सही जवाब है इतिवृत्त, यानी हिस्ट्री एक तरह से। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 200। सवाल है, लॉर्ड के घर को क्या कहा जाता था? फाइफ, मेनर, एबे या नाइट? तो देखिए यहाँ जो आपका फीफ है वो तो आपका टैक्स है, नाइट तो योद्धा को बोलते हैं, और एबे की जगह में आबे जो है वो पिता को बोलते हैं। मेनर जो है वो लॉर्ड के घर को कहा जाता था। यूरोप में सामंती व्यवस्था के अंतर्गत मेनर किसे कहा जाता था? तो लॉर्ड के घर को मेनर कहा जाता था। तो ये आपका हो चुका है अब 200 प्रश्न। ये 200 प्रश्न आपके कहाँ से हुए हैं? तो ये आपके हुए हैं वर्ल्ड हिस्ट्री से, जिसका इस्तेमाल आप कोई भी एग्जाम में करें जिसमें आपका एनसीईआरटी से सवाल पूछा जाता हो। तो चलिए, अगर आप अब तक बने हुए हैं तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी लोगों तक इस चैनल को पहुंचाएं, इस वीडियो को पहुंचाएं जो कि ज़रूरतमंद हो, और चैनल से जुड़े रहें। आपको इस चैनल से बहुत कुछ मिलने वाला है। ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।